मान लीजिए 1945 इलेक्शंस की यदि मैं दोबारा एक बार बात करूं, यस सर, तो वहां से एक तरीके का जो सीक्वेंस था वो बन चुका था। ओके सर। अब आपने जैसे पूछा है, किसी ने बोला कि भाई इलेक्शंस में हुआ क्या, हमने जनरल भाषा में तो बता दिया। दो शब्द याद रखने वाले हैं, एक है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यस सर, और दूसरा था काउंसिल ऑफ स्टेट। हमने बात की थी लार्जेस्ट पार्टी किसकी थी, बताइए सर। अलग अलग क्षेत्र में अलग थे, जैसे पंजाब रीजन में तो मुस्लिम प्रोविंसेस थे, बट लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस बन के आ रही है सर। बिल्कुल, बहुत सही। इतनी स्पीड रखनी है आपको हर जगह पढ़ने में, और आपको ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही करते जाना है आत्मविश्वास के साथ। यस सर। आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि कुछ सीटें यूरोपियंस ने भी जीती। ओके सर, यूरोपियंस हाँ, यूरोपियंस ने। दिल्ली में जीत रहे हैं? नहीं, दिल्ली में तो नहीं, लेकिन इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत यूरोपियंस थे। लैंडलॉर्ड्स बोल रहे हैं, प्लांटर्स हैं, कमर्शियल इंटरप्राइजेज हैं, बहुत यूरोपियंस थे। वो तो भारत की आजादी के बाद गए हैं यहाँ से। ओके। अब ये जो इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, इसके बाद 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस भी हुए। ओके क्या? सर। हाँ, 1946 में क्या हुए, प्रोविंशियल। प्रोविंशियल इलेक्शंस। और स्ट्रेटेजिक सर अगर ये आप सेंटर के लिए थे, मींस के हमें समझे करेक्ट कि एमपी के इलेक्शन हो रहे हैं, प्रोविंशियल मींस करेक्ट एमएलए के लिए। करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट। और 1946 में क्या हुए, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए। वो हुए लेजिस्लेटिव, जैसे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो थी उनकी काउंसिल्स के लिए, जिसे हम आज के डेट में क्या कहते हैं, सर हम विधानसभा कहते हैं सर हाँ आज के। बिल्कुल बिल्कुल। सेंट्रल ये 40 ये स्टेट 40 लेजिस्लेटिव। वेरी गुड, ये 46 में हो रहा है, वो 45 में हो रहा है। तो कांग्रेस ने 1937 इलेक्शंस की तरह 90% से भी ज्यादा नॉन मुस्लिम सीट जीती, लेकिन 1937 की तरह मुस्लिम लीग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उसने 87% से भी ज्यादा प्रोविंशियल सीटें जीत ली। टोटल की? हाँ, मुस्लिम सीट्स। अच्छा, मुस्लिम। ओके। इस इलेक्शन से आप कह सकते हैं पाकिस्तान का रास्ता पुख्त हुआ। इस इलेक्शन से ही उसने बोला कि भाई अब पाकिस्तान दूर नहीं है। नहीं है। अगर आप बात समझ लें तो 90% तो चीजें, हर सब्जेक्ट की बात है, हर सब्जेक्ट का एक लहजा होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, अप्रोच भी ओके। हर एक की अलग अलग होती है। जैसे 1945 में जब नेगोशिएशन स्टार्ट हुई इंडियन लीडर्स के बीच में और ब्रिटिश रूल के बीच में, और 1946 में हम कहते हैं कैबिनेट मिशन आया भारत में। यूके से क्या आया, कैबिनेट मिशन, हमने बात की थी। यस सर। और लॉर्ड वेवल ने, इसमें 3 मेंबर्स थे, आपने बताया था, बिल्कुल, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। हाँ बस अब ये तो क्या है, ये आजकल मतलब ये आपको पता है तो उसको भूल जाओ, छोड़ दो इसको, ये अपने आप छोड़। आपको, हाँ छोड़ दो। जो ओके। आपको आता है सचिन जी, मैं हम्म। आप ही की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी लोग सुनेंगे सीखेंगे, वो मेरा दायित्व है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो आता है ना यस सर। उसको छोड़ दो बिल्कुल। ओके सर। तो सोचना भी इरेलेवेंट है या फिर कैसे सर? नहीं, वो आ गया है आपको। आ गया हो। इररेलेवेंट क्यों है, वो आ चुका है। वो एग्जाम में देखेंगे हम क्या। एग्जाम में देखेंगे। हाँ, अभी मैं मतलब मैं चाहता हूं कि आप स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करें। यस सर। चमत्कार होता है क्या। चमत्कार होता है। हाँ, देखिए, किसी ने नहीं सोचा था भारत में कोरोना आएगा या कहीं पे भी कोरोना आएगा, सोचा था किसी ने। नो सर। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम इतने प्रोफेशनली मैनेज कर लेंगे। प्रोफेशनली कह सकते हैं सर, मैनेज किया गया कुछ तो। किया गया ना। हाँ, यस सर। पूरे वर्ल्ड को देखते हुए तो आप मानेंगे। यस सर। लेकिन क्या आप मुझे ये बताएंगे कि किस आईएएस ऑफिसर को कोरोना को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी गई थी। सर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे किया सर, बस अनुभव के बस आधार पे। बस। तो आप भी उसी एक प्रशासन का, तंत्र का पार्ट हैं,
भले ही कोविड में भी ड्यूटी की सर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने, इवन एम्प्लॉइज ने आए, सेक्रेटरीट में रेगुलर आए जब लोग बिल्कुल। घरों में थे। हाँ देखो, अब ये एक्सपीरियंस जैसे आपको पता है, तो यही आपको दूसरे बच्चों से बिल्कुल 99% अलग कर देगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। ओके। हाँ यही अलग कर देगा। सिंपल रहो, क्लियर रहो, और ऑब्जेक्टिविटी से आगे बढ़ते चलो। ओके। ज्यादा हमें सेल्फ डाउट नहीं चाहिए, ओके। कोई सेल्फ डाउट चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं है ओके। कि इतना बड़ा बैरियर नहीं है ये, क्या? इतना बड़ा बैरियर नहीं है। हाँ, आपकी मेहनत से बड़ा बैरियर नहीं है ये। ओके। हाँ, इसीलिए 1945-46 में जो हम बात कर रहे हैं, हमने ये भी बात की थी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने की बात हो गई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी की बात भी हो गई। यस सर। तो ये जो इलेक्शंस थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये इलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली जो बनी, हाँ, यस सर। ये इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट थे, जो प्रोविंशियल असेंबलीज बनी उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो इलेक्ट की, और जिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इलेक्ट होने के बाद भारत के नए संविधान की नींव रखी, उसका आधार यही थे। तो जितनी पार्टीज थी, उन सब ने कंटेस्ट करना शुरू कर दिया, कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी। मुस्लिम लीग ने कहा मैं मुसलमानों की बात करती हूँ, मुसलमानों के लिए बोलती हूँ। कांग्रेस ने कहा कि वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर। ओके सर। अब आपके लिए समझने वाली बात क्या है कि इस इशू का, इस कैंपेन, इस इलेक्शन कैंपेन का मेन मुद्दा क्या था, बताओ? डोमिनेंट मुद्दा क्या था? कांग्रेस के लिए, मुस्लिम लीग के लिए? किसी के लिए भी इलेक्शन का मुद्दा कांग्रेस तो बनता है। सर सभी में सभी को रिप्रेजेंट कर रही है, और नहीं, मुस्लिम। मुद्दा, मुद्दा अगर कांग्रेस ना भी चाहे या कांग्रेस चाहे भी, तो क्या मुद्दा बन जाएगा? इस सर क्वेश्चन फिर से समझाओ सर, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा। क्वेश्चन ये है कि जब इलेक्शन 1945-46 की जो हम बात कर रहे हैं, जिस प्रोविंशियल उसकी हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट जब थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1946 में कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। प्रोविंशियल असेंबली सीटों की बात करें, आप बताइए तकरीबन कितनी सीटें होंगी? तो 1937 से लेकर 1946 में, 46 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, और इसके बाद ये इलेक्शन 52 में होंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए कितनी सीटें होंगी इसमें, प्रोविंशियल सीट्स? 290 के अप्रोक्स होंगे सर। नहीं नहीं नहीं, प्रोविंशियल सीट्स कितनी होंगी? वो तो आप प्रोविंशियल। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात कर रहे ओके। प्रोविंशियल तो सर काफी हो जाएंगी, 1 लाख पे 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो। हाँ तो बताओ, वो भी हम बात करेंगे कि 1 लाख पे है कि 1 मिलियन पे है, वो भी हम देखेंगे। अभी सीटें थी तकरीबन 1600 सीटें थी। ओके सर। 1600, अबाउट 1600। अगर हम प्रेसाइज बोले तो 1585 सीट्स थी, प्रोविंशियल सीट्स 1585, 1585 सीट। ओके। कांग्रेस जीत जाएगी तकरीबन 900 से ज्यादा सीटें, और मुस्लिम लीग जीत जाएगी तकरीबन 400 के आसपास सीट, बाकी इधर उधर चली जाएंगी थोड़ी बहुत। आप समझे? यस सर। तो पॉइंट लेकिन ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि मुद्दा क्या था। तो मुद्दा बना कि पाकिस्तान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा था इलेक्शन का। इलेक्शन का मुद्दा यही था, इशू ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जिसको मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस में सपोर्ट मिलता था। हिंदू अपना डोमिनेशन ना कर जाएं, हिंदू अपनी प्रिविलेजेस को हम पे थोप ना दें, और मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र मिले। तो इसीलिए मुस्लिम लीग को सपोर्ट चाहिए था मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, और उसको माइनॉरिटी का भी चाहिए था, जहां पे मुस्लिम का सपोर्ट चाहिए, मुस्लिम मेजोरिटी का भी, मुस्लिम माइनॉरिटी का। तो इसीलिए दो तबकों को मुस्लिम लीग ने जगाया, एक लैंड ओनर्स और दूसरा रिलीजियस इलीट, यानी मौलवी और खान साहब, दोनों को जोड़ दिया उसने, इन दोनों को ओके। जगाया उसने। मौलवी और खान साहब दोनों को जगाया, रिलीजियस स्लोगन लिए गए, और पाकिस्तान शब्द को आगे किया गया। बट सर क्या मासेज में हम देख रहे हैं 1937 में कि मासेज में कम्युनल
बोलिए बोलिए, बोलो, सुन रहा है। हेलो, म्यूट क्यों कर दिया सचिन जी? अनम्यूट कीजिए। हेलो, हेलो हाँ बोलिए, सुन रहा है, बोलिए बोलिए। सर, मेरी हम आवाज? देख हाँ रहे, यस सर, आपकी वॉइस आ हाँ, रही, बोलिए कॉल बोलिए। आ गई थी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब आ जाए तो आप कर लीजिए। सर 1937 में मास्टर्स में जा चुका है, बट क्या जो हमारे माइनॉरिटी देश के मुसलमान है, वो फिर भी सभी तो सपोर्ट नहीं करेंगे इस आइडिया को कि टू नेशन के, क्योंकि उन उस टाइम पे तो उनके लिए उनका जो नेशन था वो इंडिया ही था सर। बिल्कुल, बहुत सारे, लेकिन क्या है, अब आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, पाकिस्तान की इकोनॉमिक फाउंडेशन कैसी होगी, पाकिस्तान मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनेगा, ऐसे मुद्दे आपने लाने शुरू कर दिए, ऐसी किताबें छापनी शुरू कर दी, ऐसे कैलेंडर बनाने शुरू कर दिए, ऐसे आपने पैम्पलेट छापने शुरू कर दिए, ऐसे आपने सेमिनार करने शुरू कर दिए, ऐसे आपने डिबेट करने शुरू कर दिए। तो इससे एक माहौल बना, क्या माहौल तैयार हो जाएगा, जमीन माहौल तैयार तैयार हो हो गया, जाएगी। ये गड़बड़ हो गई। पहले के इलेक्शन में क्या होता था कि पहले के इलेक्शन में बात होती थी कि रिलीजियस कमिटमेंट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम एक होने की बात थी कि एक हो जाओ, ठीक है। अब यस सर। लेकिन क्या हो गया, अब जो है मुस्लिम इलेक्टोरेट ने ये कर लिया कि हमारा वोट डालना धर्म बन गया है, धर्म है हमारा ये, समझ यस रहे हैं सर। आप, ये यस सर। रिलीजियस रिलीजियस ड्यूटी बन गई। तो ओके सर। पाकिस्तान क्या रिप्रेजेंट करने लग गया, नेशन स्टेट फॉर इस्लाम मुस्लिम्स, लेकिन जिसने जो है वो इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्ट्रक्चर, जैसे आज भी पाकिस्तान में आप जो है रिलीजियस आइडिया को पॉलिटिकल आइडिया से मैच कर देते हो, मदीने की बात कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो, तो इस वजह से ये बात आप समझिए, तो इससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा था। फिर एक बार समझने के बाद इसको आप छोड़ देंगे तो फैक्ट अपने आप इससे फैक्ट रिलेटेड नहीं होंगे, फैक्ट हमें वैसे ही याद हो जाएंगे। यस सर। तो रिजल्ट आए तो कांग्रेस जो है वो उसने जीती जनरल सीटें, और मुस्लिम लीग ने जो है एस्टोनिशिंगली बहुत अच्छा किया, सेकंड रैंकिंग पार्टी बन गई, सारी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी जीत ली, यानी कि सेंट्रल में भी जीत ली और प्रोविंशियल में भी जीत ली। इस वोट की वजह से पाकिस्तान बनने का रास्ता आसान हो गया। लेकिन अभी भी चाहते, जब आप आंसर लिखें तो लिखिएगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अभी भी इसकी जड़ों में जहर था। अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होता तो बात कुछ और होती, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स ने इंश्योर किया कि मुस्लिम जो कंटेस्टेंट्स हैं वो दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट से ही लड़ेंगे, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट से तो फेस करना ही नहीं पड़ेगा। ओके। इसीलिए पाकिस्तान बनने की बात हिंदुस्तानियों के बीच में नहीं हुई, पाकिस्तान बनने की बात उनके बीच में हुई जो पाकिस्तान बनाना चाहते, हमसे तो बात ही नहीं हो रही। ना आप कैंडिडेट हो, ना आप वोट करने वाले हो। अब मैं मुस्लिम भी हूं, मैं मुस्लिम कैंडिडेट भी हो सकता हूं, मैं वोट भी कर सकता हूं, ना तो आप वोट करोगे ना आप कैंडिडेट बनोगे, बात ही खत्म हो गई। इसीलिए बिगेस्ट सक्सेस मुस्लिम लीग को बंगाल में मिली, और माइनॉरिटी प्रोविंसेस, माइनॉरिटी जहां पे थे मुस्लिम, वहां भी वोट मिल गए। जैसे यूपी में यूनाइटेड प्रोविंसेस में मिल गई उसको मुस्लिम सीट मैक्सिमम, बिहार में मिल गई, सारी की सारी मुस्लिम सीट जो बॉम्बे और मद्रास में थी वो भी कहां चली गई, मुस्लिम लीग के पास चली गई। यानी कि मुस्लिम लीग ने अपने आप को दिखा दिया, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुस्लिम इंडिया। बट सर, कांग्रेस भी तो किसी मुस्लिम को खड़ा कर सकती है उनके अगेंस्ट। बात बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, यही बात तो है, ये लंबे गेम है, नहीं कर पाए ऐसा, हमारी नेशनल मूवमेंट की कुछ वीकनेसेस थी, इस वजह से हम सही होते हुए भी गलत हो गए। कहां कहां खड़ी करती, उस वजह से लीडर भी तो होने चाहिए, लीडर ही नहीं है, क्या करोगे आप? अब्दुल जैसे आप, कलाम आजाद है जैसे। भाई एक अबुल कलाम आजाद क्या करेंगे, और अबुल कलाम आजाद का करिश्मा और जिन्ना का करिश्मा, कैरिश्मा कैरिश्मा, कैसे आप बात करते हो, कैसे आप इंस्पायर करते हो, ये तो एक बहुत ही खतरनाक क्वालिटी है ना। यस सर। एक है भाई और आप अब देख, एक है आप देखते ही बोर हो जाओ आदमी को, एक आप देखते ही आपके अंदर लगे नहीं यार मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ। मोदी जी को जब कोई देखता है तो सोचता है यार कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा, और होता भी है, होता है। होता भी है, ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, देश यार वाकई बदल रहा है। 40 आप डिफेंस मॉडर्नाइजेशन देखिए, उसमें कितना फर्क आया है। ठीक है,
और ऊपर से फिर जो है एम्प्लॉयमेंट तो स्किल बेस्ड ही होगा, उसके बिना कैसे होगा। मेरा तो ये साफ साफ मानना है सचिन जी कि स्किल के दम पे तो आप टॉपर हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर भीड़ नहीं है, पिरामिड के ऊपर भीड़ नहीं है, नीचे है भीड़। भीड़ नीचे है, ऊपर नहीं है। ऊपर खाली है, ओके सर। बिल्कुल खाली है ऊपर। लड़ाई कभी भी अपने आसपास वालों के साथ मत सोचिए कि यार उसका नहीं हो रहा, उसका ये नहीं हुआ। मैं इतना को जानता हूँ, वो अपने आसपास ही देखते हैं क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं सक्सेस कैसे होती है। समझ रहे हैं आप? तो रिलेट नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाता है आदमी। आदमी कैसे विजुलाइज करे, आदमी थक जाता है खुद से। लड़ाई तो करना चाहता है लेकिन वो विजुअलाइज नहीं कर पाता विजुलाइज नहीं कर उस। पाता। वरना मैं आपको बताऊं, टॉप पे तो इतना वो है कि बस वो थोड़ा स्ट्रेटेजिक, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा आत्मविश्वास, वही हमारी नेशनल मूवमेंट को भी चाहिए। लेकिन हम नहीं कर पाए ऐसा, तो इसीलिए इस वजह से दिक्कत हुई हमें। तो यानी कि यस जो सर। आपने बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला। देखिए आप बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाते हो, जैसे आप कई बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ये यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं सीधा। जो आप बोल रहे हो वो इंटरव्यू का मेंबर पूछता है। एक दिन टाइम आएगा, आप दोगे इंटरव्यू, तब आप देखना, बोलोगे सर हाँ यार आराम से दे दिया सर, ठीक है सर, थैंक यू, हार्ड वर्क किया है, अब देश की थोड़ी सी कर लेते हैं, आगे भी बहुत काम है। ये एटीट्यूड रहेगा तो आप खुद और ऊंचा उठोगे बहुत। ओके सर। सारा चीज है अपने सर पे हम ताज कैसे रखते हैं। कांटों का ताज है, ऊंची नौकरी कांटों का ताज है, लेकिन मजा भी फिर ऊंचा उठने में ही है, क्योंकि कांटे तो वैसे भी जिंदगी में यस सर। वैसे कमी थोड़ी ना है किसी के पास, वैसे कहाँ किस बात की कमी है, वैसे भगवान का दिया बहुत कुछ है। अगली जनरेशन इंस्पायर होती है, पेरेंट्स को बहुत पूरा 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 का पूरा एक माहौल बदल जाता है। तो देयर हैज टू बी अ स्ट्रैटेजी फॉर एवरीथिंग। तो नेशनल मूवमेंट में जो स्ट्रैटेजी थी वो यहाँ मार खा गई, बस एक तरीके से। ओके सर। हाँ, क्रांतिकारी गलत नहीं थे, उन्होंने कभी रिलीजियस आइडियोलॉजी की बात नहीं की, बाद वालों ने तो बिल्कुल नहीं की। इवन वो तो सर ये तक लिखते हैं कि वाई आई एम एथिस्ट, लाल लाजपत हाँ राय के कम्युनल होने पे द लोस्ट लीडर्स बिल्कुल, चीज को आई एग्री रिप्रेजेंट विद यू, करते हैं। यस, वो तो इन मॉडरेट के विचारों से भी ऊपर उठ गए थे, बल्कि बिल्कुल उड़ गए। देश के लिए नौछावर होने के लिए तैयार, एंटी किया है भाई, कॉलोनियल थे वो। उन्होंने किया है। यही तो बात है, जीवन एक ही मिलता है हमें। और हम इतने इंसेंसिटिव हो चुके हैं आज के समय में। गाड़ी लग जाए किसी से, जैसे अभी स्कूल में मैंने देखा, एक छोटा सा बच्चा, उसकी मदर स्कूटी पे, और ये कार ने मार दिया साइड से उसको, ऐसे ऐसे मार दिया, गिर गया बच्चा। और वो कार रोक के नीचे उतर के उसको उठा नहीं रहा है। कैसे हो सकते हो यार आप ऐसे? पर ऐसा है, रोड रेज आप पढ़ो, रोज होता है। लोगों को बस बड़ी गाड़ी चाहिए, टॉल बूथ पे पैसा नहीं देना है। मतलब आप अपनी, हो सकता है टॉल बूथ गलत हो सकता है, लेकिन उसका इलाज डंडा थप्पड़ तो नहीं है ना। वो नो जो सर। टॉल वो जो टॉल पे इकट्ठा कर रहा है उनकी तो कोई गलती नहीं है, आप कोई और तरीका ढूंढिए। यस सर। मैं ये नहीं कहता कि बड़ी कंपनीज गड़बड़ नहीं करती, वो वैसी चोरी करती हैं, वो गरीब को चूस रही हैं। मानेसर में जो हुआ था सुजुकी के प्लांट में, पता है ना आपको, हुआ था 1-2 साल पहले, लेबर अनरेस्ट हुआ था ना बहुत तगड़ा, कोरोना से पहले। यस सर। तो पॉइंट ये है कि अब कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपने नुमाइंदे रखे। आप पूछ रहे थे कौन सी पार्टी और कोई थी कि नहीं थी, थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी थी सर। कम्युनिस्ट पार्टी ने रखे, अकाली दल ने रखे, कम्युनिस्ट पार्टी है, अकाली दल है, यूरोपियंस हैं, छोटी मोटी पार्टीज और भी हैं, लेकिन बाकी कोई नहीं जीता। ओके सर। हाँ, बाकी कोई नहीं जीता, कम्युनिस्ट पार्टी जीती, 1-2 और जीती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती, क्योंकि एक रीजन तो ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी ने जब 1942 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसका नुकसान हुआ उसको। ओके सर। हाँ, उसका नुकसान हुआ। लेकिन जीती भी कौन सी उसने, सुन लीजिए, 8 में से 7 सीटें उसने वो जीती जो लेबर के लिए रिजर्व थी। ओके सर। पॉपुलर वोट बहुत थोड़ा आया, लेकिन वैसे जीती। अब दूसरा, अब आप देखिए, जो कम्युनिस्ट कैंडिडेट थे, उस आपने
नाम सुना होगा ज्योति बसु। यस सर। ज्योति बसु साहब ने देख लो 1946 का इलेक्शन भी लड़ा था। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो 1977 से लेकर 2000 तक, इतने साल तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो 1977 से 2000 तक, ज्योति बसु। ओके सर। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के भी इलेक्शन जैसे आप बोल रहे थे, कांग्रेस जीती किसकी वजह से? खान अब्दुल गफ्फार खान। पंजाब में जो थी वो मुस्लिम लीग के एफर्ट तो मारा, लेकिन जो है वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, लेकिन जैसा मैंने कहा था यूनियनिस्ट पार्टी हारी, वैसे कम जीती, लेकिन कांग्रेस और उन्होंने मिलकर चीजें की। अकाली दल ने भी कुछ सीटें जीती, असम में सारी सीटें जो है कांग्रेस ने जीती, मुस्लिम लीग ने सारी मुस्लिम सीटें जीती। तो ये समझिए कि ये क्या हो रहा है। तो यानी कि कांग्रेस ने ऐसा भी किया था पावर में आने के लिए, यूरोपियन जो मेंबर थे उनको भी लॉबी किया कि भाई आ जाओ आप, हम आपके साथ जुड़ के करें। सिंध में मुस्लिम लीग की पार्टी बनी। तो पॉइंट ये है कि ओवरऑल मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस की बात की जाए, अपील फॉर पाकिस्तान जो है रिलीजियस जो फॉरवर्ड था, रिलीजियस स्लोगन थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1946 के इलेक्शंस में, इस वजह से वो जीते। तो कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई जैसा मैंने कहा था, असम, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उड़ीसा, यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस, यहाँ पर उन्होंने बनाया। मुस्लिम लीग जो है उसने पार्टी बनाई सिंध और बंगाल में। तो ये सारी चीजें हुई। अब पॉइंट ये है कि इस मैसिव विक्ट्री के बावजूद, मतलब ये चीजें होने के बावजूद भी एक तरीके का कैंपेन स्टार्ट हो गया था, यानी आप कह लो डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई है 1945-46 के बाद भारत में। मतलब असहयोग आंदोलन हो गया एक तरीके, सिविल डिसोबीडियंस जैसी थी। जिन्ना और लियाकत अली खान साहब ने ऐसा प्रमोट किया कि सिविल लाइफ अटरली पैरालाइज हो गई, सिविल लाइफ बंद एकदम, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो पंजाब में दंगे ही दंगे हो रहे थे। यस सर। जब ऐसा हो रहा था तो अकाली लीडर, आपको एक नाम आपने सुना होगा, मैं आपको बता देता हूं, मास्टर तारा सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। शिरोमणि, हाँ, मास्टर तारा सिंह। और उन्होंने जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया को स्ट्रांगली अपोज किया। उन्होंने अपनी कृपाण निकाली पंजाब असेंबली के बाहर और कहा कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, उन सबका खून बहेगा जो पाकिस्तान की बात करे। तो इसलिए उसके बाद तो पंजाब कॉम्युनल राइट्स में चला गया, हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। और फाइनली पंजाब का बंटवारा भी हुआ, इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब। जब हम पाकिस्तानी पंजाब की बात करते हैं तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो पाकिस्तान के 4-5 प्रोविंस हैं उसमें पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान का है उसकी बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन है, आप ये लगा लीजिए। पंजाब रीजन पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या क्या है पाकिस्तान, यदि आप बाउंड्री की बात करो, यदि आप मैप उठाकर देखोगे तो आप देखोगे कि एक तरफ जो है आपके सिंध है, उसके साथ जुड़ा हुआ बलूचिस्तान है, और खैबर पख्तूनख्वा। सर खैबर तो ये पास भी पड़ता है, जैसे आपने बताया अब्दाली आ रहा है वहां से, खैबर पास से। हाँ बिल्कुल, ये सारे और वही उस हैं। नीचे की तरफ बलूचिस्तान है, साइड में हाँ, लगता हुआ आपका ये जो वेस्ट में सिंध। पाकिस्तान का जो कश्मीर है ये भी हमारे पंजाब से जुड़ता है। यस सर। कैपिटल इसकी लाहौर है, पंजाब की कैपिटल लाहौर। वाघा बॉर्डर से है ही कितना, 27 किलोमीटर है लाहौर, ओके सर। सिर्फ 27 किलोमीटर। वाघा बॉर्डर पे आप जाके जब पढ़ोगे ना लाहौर 27 किलोमीटर, यस सर। तो आपका दिमाग बिल्कुल वो हो जाएगा। ये गुजरांवाला टाउन आपने सुना होगा, फैसलाबाद क्रिकेट मैच होते हैं, मुल्तान, रावलपिंडी, सियालकोट। यस सर। रावलपिंडी, हाँ, मुल्तान, सियालकोट पे पड़े। ये सारा का सारा जो है पंजाब का पाकिस्तान है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट किस एंगल से, एग्जाम के एंगल से, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हम बात करते हैं, हड़प्पा, यस वो सर। यही है वो। यस सर, वहाँ और मेरगढ़ हमारे, साइड में मिलती है सर। बिल्कुल, और हमारी जो अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो ये वैदिक टाइम से, एंशियंट टाइम से जो है ये सारा जो तक्षशिला और सारा है ना, ये पंजाब का ही है ये। ओके। हाँ, तो मतलब समझने वाली बात है।
अब तो खैर ठीक है, इस्लामिक हेरिटेज है, और बॉर्डर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट इसका वो है। सिख एम्पायर की अगर हम बात करें, सिख एम्पायर और इवन जो मराठास के साथ जो इतनी लड़ाई हुई है, वो भी सब इसी यहाँ था ना, लाहौर से ही भगाया था उसको, तभी अब्दाली ने अटैक किया था। मराठास में आपको कुछ डाउट भी है? यस सर। मराठास में कोई डाउट है आपको? सर शाह आलम सेकंड के टाइम पे आके थोड़ी चीजें मुश्किल हुई थी समझनी, क्योंकि उसके टाइम पे अब्दाली भी अटैक कर रहा है, उसको हाँ फिर इमाद भगा भी रहा है, वो भाग के हाँ फिर अवध के पास भी जा रहा है। अवध के हाँ पास देखना पड़ रहा है उस टाइम पे तो ये शहादत खान है, फिर बाद में हाँ सुजाउदौला भी आ जाता है, सुजाउदौला के हाँ। बाद टाइम पे बक्सर भी वहीं हो रही है, फिर वो हम्म मराठों के साथ जाके दिल्ली भी जा रहा है, तो हम्म। वो सब थोड़ा हुआ था ऐसे कि कैसे समझे हो गया। आपको आराम से देखना है, उसमें कोई खास वो नहीं है। और दूसरा, मैंने जैसे आपको तरीका बताया, उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप जो है क्वेश्चन लिखा, फट से आपने क्वेश्चन बना दो, बात खत्म। जो भी हो उसको ऑब्जेक्टिविटी से पूछ लो फटाफट। ओके सर। उसका भी तरीका बनाओ, एक ओके सर। सिस्टमेटिक अप्रोच बनाओ, ताकि एक एक दिन में 10-10 दिन जितना काम हो जाए हमारा। ओके सर। फंसना नहीं है। समय से, समय काम के लिए जरूरी नहीं है, दिमाग जरूरी है। यदि हम यस सारा सर। दिन बैठ के नहीं भी पढ़ सकते मान लो, लेकिन हम सोच तो सकते हैं भाई डियर। यस सर, सोच तो सकते हैं। या सोच भी नहीं सकते? आप बताओ। अगर आप बोलोगे सर सोचना भी मुश्किल है, तो मैं वो भी सिखाऊंगा। सर किस डायरेक्शन में सोचना है ये बता देना, सोच तो हाँ सकते ही हैं बिल्कुल, सर। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। यस सर। हाँ बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। 1946 का जो मैंने आपको बताया, और 1945 इलेक्शंस भी जो मैंने आपको बताए। 1945 इलेक्शन आपके उसमें हो रहे हैं, और 46 जो है 46 के इलेक्शन से जो हो रहा है वो, एक सेकंड प्लीज होल्ड फॉर अ सेकंड प्लीज। तो आप मेरी बात समझे? तो 1945 इलेक्शंस जो है, अब सुन रहे हैं मेरी बात? सचिन जी आप यस हैं सर। यहाँ पर? हाँ। तो 1945 के इलेक्शन जो हुए थे, जैसे आप पहले भी बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोज तो कर दिया, लेकिन हम जानते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए सारी सीटों की जगह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ ही सीटों के ऊपर बात होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ ही सीटों पर होगी। हाँ, यस सर। इसीलिए जो इलेक्शन होंगे ना सेंट्रल लेजिस्लेचर के, वो यस गवर्नमेंट यस। ऑफ इंडिया 1919 के अंदर होंगे। ओके सर। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं अभी, जिससे आपको पता लगेगा कि हुआ क्या था। देखिए, दिख रहा है आपको स्क्रीन? अभी स्क्रीन शेयर हो रही सर। हो गई? यस सर। अब आप ये देखो ध्यान से, ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, ये सारा देख रहे हैं? ये प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। देखो अब आप, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी जो हमारी बाद में बनती है, वो ठीक है, मैंने माना रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन हमारे पास चारा क्या था? ये अकाली दल है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। देखो 1945 में, देखो 1 2 3 और ये 4, और कहीं है? यही पाकिस्तान बना है।
भारत कितना खूबसूरत था वैसे, बड़ा अखंड भारत। यस सर। बलूचिस्तान में इलेक्शन नहीं हुए देखिए, और यूरोपियंस देखिए हर जगह हैं, यूपी में भी थोड़े से हैं, पंजाब में भी हैं, मद्रास में भी हैं, बॉम्बे में भी हैं, बंगाल में भी हैं, देख रहे हैं आप। यस सर। तो इसीलिए रिजल्ट ये आया, आपको रिजल्ट आए 1945-46 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने पूछा कि भाई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम रोक नहीं पाए, क्या हमने कोशिश नहीं की? तो हमने कोशिश की लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। ठीक है जी, एक बात तो ये हुई, पहली बात। अब हमारे एग्जामिनेशन पीटी के एंगल से अगर हम बात करें तो प्रोमिनेंट मेंबर्स जितने भी हैं वो सारे नाम हमें पता होने चाहिए। प्रोमिनेंट मेंबर्स हमें पता होने चाहिए। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की, उसके मेंबर्स के नाम भी पता होने चाहिए, वैसे ही पता होना चाहिए। मैं यहाँ भी डाल दूंगा नाम, और मैं जो हूँ ना उसमें भी डाल दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, यस सर। मैं उसमें भी डाल दूंगा। ठीक है ना, यस सर। नाम पता होने चाहिए। तो अब मैं अगर आपसे 2-4 नाम पूछूं तो इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप बता भी पाएंगे। यस सर। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था? सर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी सर अम्बेडकर थे सर। हाँ, अम्बेडकर। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? संवैधानिक सलाहकार सर एक हाँ, आईएएस ऑफिसर थे, BR रे करके कुछ BR नाम। नहीं है, BN राव। BN राव सर। इस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? और शायद पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव पढ़ता हूँ तो बिल्कुल, क्या हुआ? बनरेगा नरसिंह राव, बिल्कुल सही कहा आपने। यस ये सर। बताइए इस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? कांग्रेस के प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद है। नहीं, इस समय कांग्रेस के नेहरू। प्रेसिडेंट थे आचार्य कृपलानी जी। JB कृपलानी। गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के इस समय? माउंटबेटन। या गवर्नर जनरल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समय पे गवर्नर जनरल। माउंटबेटन से पहले कौन सर? हाँ, माउंट बैटन तो ललित थे। गोवा आए होंगे। माउंट बैटन के बाद जो है आपके सी अच्छा माउंटबेटन राजगोपालाचारी के जी है। सी राजगोपाल सर। आप फ्रेंड इंडिपेंडेंस पूछ रहे, ही नहीं पता ना वो। मतलब ठीक है। मुझे लगा अच्छा, ये फोर्थ में। बताइए इंडियन जो चीफ मिनिस्टर कौन थे इस समय बिहार के? राजेंद्र। नहीं, राजेंद्र प्रसाद तो यार यहाँ आ जाएंगे। बोले बोले। नहीं प्रोमिनेंट मेंबर्स अगर हम बात करें तो क्योंकि ऐसा नहीं है ना जो सेंटर में होंगे सिर्फ वही होंगे। यस सर। अच्छा, ये बताइए इस समय में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा और इंडस्ट्रीज। मदन मोहन मालवीय। रिलैक्स, रिलैक्स होंगे तो नाम याद आएगा। मदन मोहन मालवीय कब तक जिएगा और इतना लंबा कैसे करेगा? जिएंगे, मैंने मान लिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि 1916 में भी जो आदमी इतना एक्टिव होगा वो 1947 और 46 में भी इतना एक्टिव होगा? क्या लगता है आपको ऐसा? सर आप बता दो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यस सर श्याम प्रसाद। अगला नाम ही देता सर। नहीं, मैं तो सिर्फ आपको एक गैस करना सिखा रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए इस समय वो कौन होंगे, असम के चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? मैंने इसका नाम बताया भी था आपसे 2-3 दिन पहले। असम के चीफ मिनिस्टर सर। हाँ, गोपीनाथ बोरदोलोई। ये कुछ नाम है जो गो कभी भी आ सकते हैं एग्जाम में। ओके सर। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के जो बाद में बने? चलो, प्रेसिडेंट तो आपने मान लिया, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी होंगे?
वाइस प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी होंगे। हाँ, बहुत फेमस नाम है, आपको नाम पता है, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस के साथ नाम बताने की जरूरत है। सर ऑप्शन से कैसे कर सकता हूँ सर, अभी तो माइंड में नहीं है। अच्छा, जॉन मथाई, वो प्रताप तो सिंह वित्त कैरो, मंत्री है सर। मैं तो प्रताप अब सिंह कैरोल रक्षा मंत्री होंगे जहाँ तक है। जयपाल आगे सिंह सर। मुंडा, नहीं सर, गोविंद वल्लभ पंत, हो सकता है सर आगे। और एक नाम और बताऊंगा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। यही है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बस ठीक, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये भी करा देता हूं मैं अभी, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भारत की बनी थी उसका इलेक्शन किसके द्वारा हुआ था? यस सर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी उसका इलेक्शन किसके द्वारा हुआ था? किसके द्वारा का अर्थ है कि मेंबर्स कहां से थे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सर जो बनी वो कैबिनेट मिशन सभा के बाद जो इलेक्शन हुआ उनके आधार बनी है। अंतरिम सरकार के मेंबर थे। नहीं नहीं, अंतरिम सरकार के मेंबर कैसे हो सकते हैं? अंतरिम सरकार में कितने मेंबर होंगे? 10-20 मेंबर होंगे वो तो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इलेक्ट किसने की थी? यस। किसने की थी बताइए? नहीं पता सर। मैं लिख रहा हूं, पढ़िए, ठीक है। प्रोविंशियल असेंबली। ओके सर। इंडिया की जो फर्स्ट पार्लियामेंट थी उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पार्लियामेंट को। ये जो फर्स्ट पार्लियामेंट है इंडिया की, ये पहली पार्लियामेंट है, मानते हो कि नहीं मानते? यस सर, इसको संविधान हम सभा क्या ही कहते कहेंगे सर। हैं? संविधान सभा। इसको हम कहते हैं प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। प्रोविजनल पार्लियामेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? प्रोविजनल पार्लियामेंट। हाँ, आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आ गया सर आइडिया तो। किसने दिया था प्रपोज? आदमी का नाम बताइए। नहीं पता। एम.एन. रॉय, मैंने लिख दिया इसे। आइडिया जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले किसने दिया? एमएन रॉय। एम.एन. रॉय साहब ने दिया। ठीक है जी, यस सर। इंडिया के केस में एम.एन. रॉय साहब ने दिया। ऑफिशियल डिमांड कब बनी? कौन से साल में कांग्रेस ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए? ऑफिशियल डिमांड 47। नहीं यार, बहुत लेट कर दिया। 46। 1935 लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन जो हुआ था ना 1936 में, उससे पहले हमारी ये ऑफिशियल डिमांड बन गई। ओके। ठीक है जी। यस सर। 19 अगस्त 1940 में जब वो आया था, अगस्त ऑफर, यस सर। तब कौन से भारतीय लीडर ने बोला कि हमें जो है अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर हमें मिलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का अधिकार? कौन से लीडर ने ऐसा कहा था? नहीं ए, पता सर। हाँ बता रहा हूँ, ए अबुल कलाम आजाद, बी हेलो। राजगोपालाचारी, सी सरदार पटेल, डी नेहरू। नेहरू सर। राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी ने 1940 में बात उठाई थी कि भाई तुम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाओगे ना, वो इसके ऊपर बननी चाहिए। किसके ऊपर? अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर। ठीक है जी, ओके। आपको मेरी ओके आवाज सर। सुनाई दे रही है? यस सर आ रही है। अब उसके बाद अब एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं। एक स्टेटमेंट मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताना ट्रू है कि फॉल्स है। पढ़िए इसको, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। सर रिपीट करोगे एक बार? लिखा मैंने, सर पढ़ नहीं पाया सर। कैबिनेट मिशन प्लान में 1946 में ये कह सकते हैं संविधान सभा बनाने हेतु पहली बार इलेक्शन हुए। ट्रू है सर। वेरी गुड। जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इलेक्ट किए गए थे प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा बाई a system of single transferable vote system of proportional representation। जैसे आज तो हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ना आज की डेट में, तो यस सर।
लेकिन उस समय हमने चूज किया, जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, हमने चूज किए वो प्रोविंशियल असेंबलीज बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके सर। ठीक है, तो इसीलिए टोटल असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी बनी, 389 बनी। इसमें 292 प्रोविंसेस के होंगे और 93 किसके होंगे, प्रिंसली स्टेट्स के। और Yes, sir. 4, जैसा मैंने कल भी बताया था, 4 जो आपके बनेंगे, ये देखो 4 जो आपके बनेंगे, ये बनेंगे आपके कुर्ग, अजमेर, मारवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 एरिया अलग हो जाएंगे, बाकी सारे वैसे हो जाएंगे। ओके, Yes, sir. अब 3 जून, जो हमने कल फरवरी की बात की थी, उस पर आ रहे हैं हम धीरे धीरे। 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला कि भाई मैं जो हूं कैबिनेट मिशन प्लान को स्क्रैप करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, कैबिनेट मिशन प्लान को स्टेप करने जा रहा हूँ। इसीलिए जो माउंटबेटन का प्लान है उसको हम कहते हैं 3 जून का प्लान। ओके सर। 3 जून का प्लान, डिकी बर्ड प्लान, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। और उस 3 जून के प्लान के बेसिस के ऊपर ही भारत और पाकिस्तान निकल कर आए। जबकि अभी मैंने कल आपको बताया था कि फरवरी 1948 में एटली ने बोला था कि फरवरी 1947 में एटली ने बोला था हम भारत छोड़ के जाएंगे जून 1948 तक। सर उसने 20 फरवरी को बोला था कि हम 30 जून 1948 तक जाएंगे। बिल्कुल, और 20 फरवरी 1947 को। बिल्कुल, और उसके बाद जो है 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने बोला भैया अपने बस की नहीं है, अब बहुत हो गया, अब हमें यहाँ से इमीडिएटली जाना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। नहीं। ठीक है जी, पार्टीशन का रिजल्ट की वजह से ही माउंटबेटन ने पाकिस्तान की एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश की 3 जून को, और अगस्त में 15 अगस्त को तो हम बोल ही रहे हमें वो मिल गया। तो यानी कि उसी दिन जब वो हुआ तो पाकिस्तान जो एरिया, जो रिप्रेजेंटेटिव एरिया है जो पाकिस्तान में आना था, जबकि वो क्लियर भी नहीं है, वो सब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान की बन गई। यानी कि नए इलेक्शंस हुए थे बंगाल में, समझे। ओके। वेस्ट पंजाब यानी पाकिस्तानी पंजाब, जिसकी हमने चर्चा की थी 5 मिनट के लिए, और ईस्ट बंगाल, दोनों में क्या हुआ, नए इलेक्शंस हुए। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो भी, उसकी सीटें भी कम ज्यादा हुई, इसलिए 299 सीटें रह गई हमारे यहाँ। और हमारे डेलीगेट्स ने 114 दिन 3 साल के अंदर, ये बात कह सकते हो अब 2 साल 11 महीने 18 दिन, क्या 2 साल 11 महीने 18 दिन इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हम किसको कहते हैं, अंबेडकर साहब को कहते हैं। बात समझ आ रही है मेरी। ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में तो पूछेंगे ही पूछेंगे, सचिन जी वो जमाने लद गए, आपकी हॉबी क्या है, आप क्यों बनना चाहते हो। आजकल यूट्यूब ने, टेक्नोलॉजी ने इन क्वेश्चंस को खत्म कर दिया है। बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिससे बच्चे को यहाँ से पसीना आना चाहिए। और जिसको ये क्वेश्चन, जो ये छोटे क्वेश्चन कर लेगा ना, तो बड़े तो काम अपने आप हो जाएंगे। क्यों बनना चाहते हो, क्या देश के लिए भविष्य, क्या सपना है, क्या करोगे, वो सब बड़ा आसान है करना, ये मुश्किल है जो हम कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने गांधी जी के ऊपर ढंग से आंसर नहीं दिया इंटरव्यू में, ना ये पता कि पैदा कौन से दिन हुए थे, कौन से साल हुए थे, क्या था, छोटे छोटे क्वेश्चन, और वो आज पढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्होंने तैयारी ठीक से नहीं की। तो पढ़ाना एक उत्तम कार्य है यदि आपका पैशन है, इसलिए पढ़ा रहे हो कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर बात और है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है हमारी, सर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविंशियल असेंबली है, इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबली। और सबसे इंपॉर्टेंट आप बात याद रखिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। और ना वो यूनिवर्सल एडल्ट सरफेज के ऊपर है,
ओके सर, ना यूनिवर्सल सफरेज है और ना उसके अंदर इक्वल राइट्स हैं। मुसलमान और सिख धर्म को, उनके अनुयायियों को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिला था। ओके जी। अब आप मुझे बताइए असेंबली पहली बार कहाँ मिली? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी लाहौर, सी शिमला और डी लाहौर। पहली बार कहाँ मिली? सर न्यू दिल्ली, ये लाहौर। आप बताओ। न्यू दिल्ली हो सर। यस, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहली बार नई दिल्ली में मिली। बाकी तो हमने लास्ट सेशन कब हुआ उसका, लास्ट सर ये सेशन की होगा तारीख बताइए। सर 24 जनवरी 1950। वेरी गुड यार, तूने तो मतलब आधा काम तो कर रखा है सब, सारे सब्जेक्ट्स में मेरे को लगता है ऐसा। बस क्या है कि पॉलिश करनी है लोहे को, चमकाना है। जूता तैयार हो चुका है, उस पर पॉलिश करनी है। सर फैक्ट्स में फंस जाते हैं सर, मतलब कंसेप्चुअल जहाँ आ जाता है ना वहाँ फंस हाँ, जाते हैं नहीं ऐसा सिनेरियो। नहीं फंसने देंगे, लिस्ट बना देंगे। सिनेरियो तो समझ आना चाहिए ना। हाँ, लिस्ट बना देंगे, उसको कर लेंगे, डोंट वरी। तो यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान आया, ये सारी चीजें हुई, एंटरिम गवर्नमेंट बनी। एंटरिम गवर्नमेंट के बाद मुस्लिम लीग ने सारी चीजें, मैंने आपको बताई दिया है। सेशन शुरू हुआ उनका, राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बने शुरू में, मतलब शुरू में नहीं, बाद में बने। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट कौन था? किसके सर? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी होंगे सर, प्रांतीय के तो ये थे जो हमारे। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कौन था, तो आप ये नहीं बोल सकते कि कैसे होंगे। वल्लभ भाई पटेल सर। इम्पॉसिबल। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, मैंने लिख दिया है। हरेंद्र कुमार मुखर्जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे। राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट थे। हरीश हरीश हाँ? हरीश नाम था सर। हरेंद्र कुमार हरीश। मुखर्जी। ठीक है, ओके। और क्या इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल फ्लैग भारत का कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947। वेरी गुड, ठीक है। ये बताइए मुझे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अंदर 6 मेंबर थे, मतलब 7 थे टोटल। टोटल 7 6 अलग थे। हाँ, तो आपको अंबेडकर साहब के अलावा कोई और नाम याद है? यस सर। बताइए। के मुंशी, कांग्रेस वेरी के गुड, इकलौते मेंबर, ठीक है। एक के एम और मुंशी है। इसके अलावा सर इसके अलावा बी के मित्रा करके नाम था एक। बी के मित्रा। आयंगर थे। हाँ, कौन से आयंगर? पूरा नाम बोलो। सर अब ऐसे पूरे नाम याद नहीं, बट सामने गोपाला आएंगे तो गोपाला स्वामी आयंगर, आप सामने आए तो कर सकते गोपाल हैं। स्वामी आएंगे जैसे। ठीक एक है, अय्यर भी थे। बिल्कुल अय्यर भी थे, ठीक बात है। और एक टीटू एन माधव राव थे, एन उन्होंने माधवराव। रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, ये पता होने चाहिए। हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कब अडॉप्ट और पास किया गया? सर अडॉप्ट कर लिया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं 26 नवंबर 1949। वेरी गुड यार, वेरी गुड, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर कौन था? मावलंकर नाम था समय भी। बिल्कुल, मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ आवर लोकसभा जब हम रिपब्लिक बन गए। यस सर। अब कमिटीज भी चलो बोल देते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो आपने बोल ही दिया,
यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? नेहरू। नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन कौन थे? प्रोविंशियल पटेल। कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। उसके बाद एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स की थी और ट्राइबल में थी, इसमें कौन थे? एडवाइजरी में ये थे सर जो IAS ऑफिसर हमने पढ़े, बेनेगल नरसिंह राव। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के कौन थे? सर या तो अबुल कलाम आजाद जाएंगे या फिर राजेंद्र प्रसाद को कर देंगे। पटेल साहब। पटेल को दे रखते हैं। राजेंद्र प्रसाद थे। देखो क्या राजेंद्र प्रसाद क्या है, प्रेसिडेंट हैं असेंबली के, तो रूल होगा, प्रोसीजर होगा, इनमें जाएंगे। ओके। दूसरा, जो सब कमेटी बनेगी फंडामेंटल राइट्स की, उसकी कृपलानी साहब हो सकते हैं। सब कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, उसका भी राजेंद्र प्रसाद हो सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल, ये जो बड़े बड़े होम मिनिस्ट्री वाले एरियाज हैं, ये सभी सरदार पटेल साहब के अंदर थे। ओके। ठीक है। ये मैंने आपको सारा बता ही दिया। इसमें और कुछ अच्छा एक और भी बता देता हूँ, चलिए। दुर्गाबाई देशमुख कौन थी? सर वाइफ होंगी इनकी राजेंद्र प्रसाद की शायद। नहीं यार, देशमुख और प्रसाद कहाँ, आप ऐसे नहीं करना है। ओके सर। मैं आपको बताता हूँ, दुर्गाबाई देशमुख बड़ा फेमस है। दुर्गाबाई देशमुख नाम का अवार्ड भी है फीमेल के, उसके अंदर बहुत नाम है इनका। ये आपके दुर्गाबाई देशमुख जो है वो इंडियन फ्रीडम फाइटर, लॉयर हम उनको कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दुर्गाबाई देशमुख जो है वो प्लानिंग कमीशन की मेंबर भी थी। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की मेंबर। बिल्कुल प्लानिंग कमीशन की मेंबर थी। उन्होंने जो है आंध्र महिला सभा करके भी फॉर्म किया था, मराठी थी वैसे ये। और CD देशमुख, इनकी शादी हुई थी CD देशमुख साहब से, जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे RBI के, और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे पहले। फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, कैबिनेट में थे 1950 से 55 तक। CD देशमुख साहब, दुर्गाबाई देशमुख, बहुत फेमस नाम है, बहुत फेमस लेडी है। जैसे आपको पता होना चाहिए राजकुमारी अमृत कौर के बारे में भी, जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थी हमारी। क्या? यस सर, मिनिस्टर राजकुमारी अमृत को। राजकुमारी अमृत कौर। और उन्होंने ही सबसे पहले जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है पटियाला में, उसको उन्होंने सेटअप करने की बात की। ओके। हेल्थ रिफॉर्म्स भी लेके वो आई, और वुमेन राइट्स के लिए भी उन्होंने बात की। राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है जी। एक और नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है राजकुमारी अमृत कौर के अलावा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, जो कि पूछा जा सकता है। हाँ, हंसा मेहता। हंसा मेहता का एक वीडियो भी है, मैंने किया था। हंसा मेहता जो है बहुत ही फेमस है। हंसा मेहता सोशल एक्टिविस्ट भी थी, और जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उनकी वाइफ भी थी ये। ठीक है जी। और क्या बोलूं मैं आपको, राइटर थी, सोशल वर्कर थी, बहुत फेमस है हंसा मेहता। हंसा मेहता। ठीक है जी। गांधी जी का उन्होंने यस बहुत सर। सहयोग किया। 15 वुमेन थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उनमें से एक ये थी, बस ये जान लीजिए। ओके सर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हर जगह नहीं मिलती, जिनके लिए सोचना पड़ता है, करने में जिनको दिक्कत होती है। अब आप बताइए NG रंगा साहब कौन थे? नाम सुना है सर। मैंने यूज भी किया है कई बार, आप बताओ। NG रंग रिवीजन में नहीं आया सर अभी। NG रंगा जो है, ये लगा लीजिए इंडिया के पीजेंट लीडर्स के जनक हैं वो, एक तरीके से। इन्होंने अपने गांव में, NG रंगा यूनिवर्सिटी भी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है जी,
बाद में ये पार्लियामेंटेरियन बने, और ये जो है मैं लिख देता हूं, स्वतंत्र पार्टी सुनी है आपने? अभी सुनी सर स्वतंत्र पार्टी। पहले कभी नाम ही नहीं सुना? इंडिपेंडेंस लीग सुनी थी सर, जो ये नेहरू बनाते हैं। नहीं, नेहरू कहाँ से बनाते हैं स्वतंत्र पार्टी यार? 1937-6 के आसपास जब सोशलिस्ट होते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नहीं, करके वो अंग्रेजी को हिंदी में मत कन्वर्ट करो हर जगह, वो ओके अंग्रेजी सर। रखिए, वो स्वतंत्र पार्टी नहीं है, वो वही नाम रहेगा, अंग्रेजी हिंदी के नाम मत बदलिए प्लीज। ओके सर। हाँ, स्वतंत्र पार्टी मैं आपको बता देता हूँ, स्वतंत्र पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1959 से 1974 तक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक लिबरल पॉलिटिकल पार्टी है ये, जिसके विचार है कि मार्केट सुधार होने चाहिए, जिसके विचार है कि कंजर्वेटिव आइडियाज नहीं होने चाहिए। बल्कि आप कहिए स्वतंत्र पार्टी जो बनी थी वो आज की बीजेपी की विचारधारा के वो थी, उसके अगेंस्ट थी वो। ओके सर। सॉरी, आज की बीजेपी की विचारधारा की तरह थी, कांग्रेस के अगेंस्ट थी। तो लिबरल कहाँ करती है तो बीजेपी लिबरल कहाँ? भाई, मार्केट के मामले में तो बीजेपी लिबरल है। मार्केट होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, प्राइवेट राइट्स होने चाहिए, इसमें बीजेपी लिबरल नहीं है, लिबरल नहीं है इसमें। सर बिजनेसमैन को बेनिफिट बड़ा, दे रही है सर। हाँ बेनिफिट दे रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ, मार्केट इकोनॉमिक्स को तो प्रमोट करती है। मार्केट बताइए, इकोनॉमी को प्रमोट करती है। करती नहीं है? यस सर। फिर स्वतंत्र पार्टी जो है रिलीजन बेस्ड नहीं है, बस इतना जान लीजिए। वो इकोनॉमिकल राइट है, वो इकोनॉमिक राइट, यानी कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करती है वो। ओके सर। है? यस सर। स्वतंत्र मतलब, अब सर इंग्लिश में तो इंडिपेंडेंस हो जाएगा, अरे बाकी हाँ, सब। वही मतलब मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, स्वतंत्र का मतलब है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी हो। यस सर। हाँ जी। यस सर। तो आपने पहले नाम कैसे नहीं सुना? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे तो। पोस्ट इंडिपेंडेंस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिटिक एनसीईआरटी। मैं अभी एक पूरा बना दूंगा सब कुछ, अब एक एक दिन का प्लान बना देंगे, तो करना ओके है। सर। अभी आप 2-3 दिन से भी कुछ नहीं दे रहे, सर लगातार मैं करने में लग रहा हूँ, लेट हो जाता हूँ सोने में। तो क्या हो गया? बिना देखो रिपोर्ट किए कोई फायदा नहीं काम करने। रिपोर्ट और कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो आप सही ही कर रहे हो, यस सर। पता तो लग जाएगा। काम तो खुद ही करना है, काम थोड़ी ना कोई करने आएगा, ये बात तो सच है। यस। हैं? यस सर। तो रिपोर्टिंग में कैसा आलस? ओके सर। नहीं होना चाहिए यार, ये देखो नुकसान हो जाएगा खाम खाम। अरे छोटी सी, मेरे को तो छोटा सा रॉकेट आपको तैयार करना है, 2 पेज नहीं होंगे उसके अंदर और तभी वो ब्लास्ट हो जाएगा। बड़े काम नहीं करने मुझे। किसी को हाथ पकड़ो, किसी को रोज जो है एक सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज करो, गुड, इससे इससे कभी पेपर नहीं निकलते। ओके सर। पेपर सिर्फ काम से, काम और अपनी धुन और ट्रस्ट। कैसे नहीं यस निकलेगा सर। यार? कैसे नहीं निकलेगा, हम भी देखते हैं। हाँ, ईमानदारी रखिए, क्वेश्चन कीजिए, घबराइए नहीं, बैफल नहीं होना है, बैफल। चीजें एकदम से बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं सर जब सिलेबस, तो तब पजल हो जाते हैं सर, थोड़ा नहीं, फिर कुछ लगता है नहीं, कि बढ़े, लेकिन नहीं वो नहीं। बढ़ने में फिर वो चीजें छूट जाती हैं, या फिर अरे उस तरह यार, से माइंड बनी रहती है। यही तो ट्रेनिंग है बॉस मेरे, बिल्कुल ठीक, 200% ये प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इसका क्या? अभी देखो सर, एक बार को तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो ही गया था कि मैं क्लासेज में जो पढ़ा है उस क्लासेज को दोबारा लेने के बजाय फिर से स्पेक्ट्रम और उनकी तरफ जा रहा था कि उनसे चीजों को निकाल लूंगा, क्योंकि नहीं, क्लासेज एक बार ले रखी हैं। बट फिर आना पड़ा ना बेसिक्स पे, कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ा है कि वो इंस्टेंस, वो अप्रोच चेंज हुई है। हो रही है धीरे धीरे, पॉजिटिव अप्रोच चेंज होगी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। देखिए पॉइंट ये है, आपको सोचना सीखना है। सोचना आ गया ठीक से, तो यस सर। क्वेश्चन तो ऐसे पकड़ लोगे, ठीक है, और साथ साथ में एनालिटिकल पावर ठीक ठाक है, उसको आगे बढ़ाना है। तो नीचे प्राइमरी में क्यों जाएंगे बार बार? ओके सर। स्पेक्ट्रम आपके पास जो बुक है, और 2-4 और भी है, वो सब उठा लाओ आप। हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं, उसको उठा लाओ, ओके। फिर देखो मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, बस ठीक, करने वाले बनो खुश होकर। क्या? करने वाले हैं। हमारे देख, मैं बताता हूँ ना कैसे नहीं होता, सामने ला दूंगा, सामने आ जैसे जाएगा। सर क्लासेज हाँ? पे आए होगे, कोशिश है कंप्लीट करने की कि हो जाए हो उसी से, जाएगा। क्योंकि उससे चीजें क्लियर हो जाती सिनेरियो। हम्म। और दूसरा,
मैंने कहा था जैसे पहले भी आपको कि जैसे अब एक बार हमने सारा कर लिया, अब मैं बताता हूँ टॉपर कैसे बनता है बच्चा। टॉपर ऐसे बनता है जब मैंने एक बार ये सारा कर लिया, अगर आपने फोकस होके ध्यान से एक बार सुन लिया, यस 90% आप गलत नहीं कर सकते इसको। अगर ऐसा ही माइंडसेट रहेगा रिलैक्स्ड, और हाँ यार मैंने सुन लिया हो गया, अब इसको 10 बार भी लिख लोगे, 10 बार की चीज ही नहीं है ये। यस फैक्ट कभी 10 बार करने के नहीं होते। पंडित थोड़ी ना बनना है कि फेरे यस यस करवाने हैं, भाई फेरे थोड़ी ना करवाने हैं। फेरे में होता है उसको संस्कृत में बोलना है, उसको चाहे मतलब ना पता हो, बोलना है भाई। जितना बोलेगा उतनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। एग्जामिनेशन का नहीं है ये। एग्जामिनेशन में एक बार एनजी रंगा, डिसेंट लीडर, ओके, स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, बस या ये जो आया अभी, जो आया यही चाहिए बस। पार्लियामेंट, हाँ इकोनॉमिक मार्केट की बात करते हैं, बस। तो राइट्स की राजगोपाल, बात ही नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, राजगोपालाचारी उसके एक लीडर थे। इतने से ही, जैसे देखो एचसीएस ने, यूपीएससी जिसने क्या पूछा, उसने पूछा कि 1945 इलेक्शंस कौन से एक्ट के दम पे हुए, कहीं नहीं लिखा हुआ, स्पेक्ट्रम कहीं पढ़ लो, कहीं ना मिलेगा। तो 1945 जो हुए वो तो सर 1919 के बेस पे हो रहे हैं, करेक्ट, जबकि होने किस पे चाहिए थे? 35 होने चाहिए थे। हाँ, क्योंकि लेकिन 35, 35 तो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, बस तो ना ये कभी, 37 में भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे वो, बस ये 1919 पे ही चल रहे हैं। बस इतना सा चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल, यस सर। ये जिसको याद रह गया, सिंगल ट्रांसफर प्रोपोर्शनल, वो आईएएस है, इतनी मीनिंग सी। क्या सर इसका? सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल वोट का मतलब वही है, जैसे अभी हमारे यहाँ तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, लेकिन अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम में जब हम बात करते हैं कि भाई वोटिंग कैसे होनी चाहिए, तो सिंगल ट्रांसफरेबल एक सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। उस सिस्टम में होता क्या है कि उसमें होगा क्या कि हमारे कंट्री में भी है ये, उसमें होगा क्या, उसमें होगा कि एक तरीके से आपका जो है ना मल्टी, यानी एक से ज्यादा जो विजयी आदमी हो रहे हैं उसमें रैंकिंग हो जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी चार अगर लोग हैं, तो चारों लोग में से मैं अपनी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उनको वोट दे दूंगा। जो सबसे ज्यादा जिसको वोट दूंगा, मतलब जिसको मैंने वोट दिया, आपने किसी को दिया, आपने सबकी रैंकिंग हो गई। जिसकी रैंकिंग कम होती जाएगी वो आउट होता जाएगा, लास्ट में वोट जिसको जरूरत पड़ेगी ऊपर के लिए उसको वोट भी ट्रांसफर हो जाएगा, उसको तो सर सिंगल ट्रांसफर। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में करते हैं इंडिया में ऐसे? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी करते हैं, लेकिन उस टाइम तो हम बात कर रहे हैं, हमें तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी थी, हम कैसे ओके। करते हो हैं? यानी कि ऑस्ट्रेलिया में होता है ये, बाकी कंट्रीज में भी होता है, हमारे यहाँ है। यानी कि वोटर जो है वो कैंडिडेट्स को अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से वोट करते हैं। जो एक सिंगल वोट है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे कैंडिडेट को, उनकी वो रैंकिंग के मान लो हिसाब से। 5 कैंडिडेट है तो प्रायोरिटी हो जाएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड बस फोर्थ हाँ, फिफ्थ, जिसको हाँ, कम वोट मिले वो आउट, पांचवा, ऐसे प्रोपोर्शनल ही फोर्थ आउट। रिप्रेजेंटेशन हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया ना यस रिप्रेजेंटेशन, सर। सारी कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोपोर्शन आ गया, यानी कि हर वोट का आपने यूज कर लिया। अब हमारे यहाँ क्या है, जैसे मेजोरिटेरियन सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। 1000 वो 2 लाख हैं वोटिंग वोटिंग करने वाले, वोट सिर्फ 5000 करने गए, और 5000 में से भी 4000 ने एक को दे दी, तो वही बन गया बस, मैं आपका नेता हूं। हमारे यहाँ तो ये है। तो छोटी छोटे छोटी छोटे उसमें हो जाता है, एक एक वोट वहां पे चलता है। हमारे यहाँ तो मटियाला कॉन्स्टिट्युएंसी है अभी दिल्ली की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्युएंसी, इतनी तो लोकसभा सीट नहीं होती इतनी बड़ी। गुड़गांव को देख लो आप। तो हमारे यहाँ एकदम पूरा प्रपोर्शन कर, तभी तो हमारे यहाँ 26 तक फ्रीज है, 26 तक पार्लियामेंट की सीट नहीं बढ़ सकती। अभी जैसे काउंसलर घूमते हैं, आप रुक जाओ 10 साल, ऐसे मैं आपको एमपी घूमते दिखा दूंगा, लेकिन वैल्यू रहेगी ब्यूरोक्रेसी की। आने वाले टाइम में और राजा बनेंगे ब्यूरोक्रेट्स। ओके। हाँ, क्योंकि उनको प्रेशर ज्यादा आएगा, काम ज्यादा आएगा, सीटें ज्यादा नहीं आ रही ब्यूरोक्रेसी की, डिस्ट्रिक्ट ज्यादा बनेंगे, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा होंगे, डिस्ट्रिक्ट ज्यादा होंगे, डिस्ट्रिक्ट ज्यादा होंगे तो आईएएस ज्यादा चाहिए, यस। पॉपुलेशन ज्यादा है तो सीटें ज्यादा चाहिए। पुलिस और आईएएस और आईआरएस, मतलब ये गवर्नमेंट सर्विसेज, ये कम नहीं होंगी, इसके कम होने का कोई वो नहीं पड़ता, बट सर जो लेटरल एंट्री को इंट्रोड्यूस करा गया, इतनी डायरेक्ट थोड़ी सी जॉइंटली। नहीं हो पाएगा। लेटरल तो लेटरल होता है भाई, जो मेरिट है वो मेरिट रहेगी। अमेरिका नहीं बन सकते हम कि जॉय बाइडन आया, तू यहाँ का एम्बेसडर चला जा, तू यहाँ का चला जा, तू ये बन जा, वहां तो बढ़ता है।
उनके तो अपने सेक्रेटरी रहते हैं सर। अरे जितने जितना धन दिया है वो बनता है खुलेआम, ओके सर। पूरा क्लियर है वहां पे। वहां वहां तो फंडिंग भी क्लियर है, कैंपेन की एक एक फंडिंग का एक एक पैसा सबको पता रहता है कौन किसको दे रहा है। हमारी तरह नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड बना दिए या कुछ और कर दिया, वहां सब ओपन है। तो वहां ये चक्कर ही नहीं है। अगर आप जो बाइडन को जानते हो और आपकी क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया है तो आपको मिल जाएगा व्हाइट हाउस में या इधर उधर कहीं कुछ ना कुछ। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब टाइप होता है वो। हमारे यहाँ बट भी सर थोड़ा सा है। डायरेक्ट इतना ऊपर अगर प्राइवेट पार्टनर्स वो करेंगे, क्योंकि हमें तो ऑर्डर्स मान रहे होते सेक्रेटरी को भी, जो आगे से आ रहे हैं सेक्रेटरी के, लेकिन तो जॉइंट लेवल पे उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सर, जॉइंट लेकिन डायरेक्टर लेवल। यूएस की अच्छा यहाँ की बात कर रहे हो कि वहां की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में फिर कैसे कामयाब होगा सर? अरे कामयाब मैं तभी तो कह रहा हूँ नहीं होगा। और ऊपर से जो प्राइवेट सेक्टर वाले आ भी रहे हैं, ये पसीना आ जाएगा इनको। आईएएस एक मेरिट और टेम्परामेंट बेस का काम है, ऐसा नहीं है कि वो जुगाड़ू है। नहीं हो पाएगा यहाँ पे, थोड़ा बहुत हो जाएगा बस। अब मोदी जी हैं तो मोदी जी एक सिस्टम बना रहे हैं, थोड़ा बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो आएंगे 5 साल बाद 10 साल बाद जैसा भी होगा, तब तक एक कामयाब हमें कामयाबी चाहिए। जैसे अब मान लो मोदी जी ने बोला कि भाई आप मे बी सीन क्यों लिखते हो, मे बी सीन, मे बी, मे भी नहीं लिखना है, अपना व्यू दो। तुझे क्या सोचा कि होगा कि नहीं होगा? अब ये तो करता नहीं ब्यूरोक्रेट। नोटेड, ब्यूरोक्रेट हरे पेन से लिख देता है नोटेड सीन, फाइल आगे जा भाई, मुझे लेना देना नहीं, सीन। अब वो मोदी जी बंद कर हैं। सीन पे सिग्नेचर कर देते हाँ देखिए। अब नहीं, मोदी जी बोल रहा है सीन क्या है भैया? एक प्रोजेक्ट है 5 साल से अटका हुआ है और फाइल घूम रही है, तुम उस पर सीन नोटेड, तू बता क्या होगा? तो ये तो चाहिए यार ये तो। बट सर लेकिन उसके जब अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, तो वो कैसे डिसीजन दे देगा? वो तो उसको फर्दर अथॉरिटी पे भेज देता था। हाँ तो वही बात है ना, तो चीजें बदल रही है ना, चीजें बदल रही हैं, अथॉरिटी चेंज हो रही है। पहले हमारे यहाँ देखिए आप, सबॉर्डिनेट क्लास सबॉर्डिनेट सर्विसेज को देखो, कोई वैल्यू ही नहीं थी, कोई काम ही नहीं था उनको। पार्क में बैठ के पत्ते खेलते थे। अब आप देखो उनकी वैल्यू, उनका काम, उनका वर्क कल्चर चेंज हो रहा है, मजबूर होकर वर्क कल्चर चेंज हुआ। मानते हो? सीएम विंडो इंट्रोड्यूस करा दी, हैं? सीपी ग्राम करा दी। हाँ ऐसे ही पीएम विंडो डायरेक्ट उसको पीजी ग्राम कहते हैं, सोशल मीडिया पे टिकट लगा दी, हाँ पूरे फिर दिन बिजी कर दी। हाँ, तो चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए दैट इज वाई एक्सपोजर है ये, सचिन जी एक्सपोजर है। तो हमारा जो रोते हैं सिंगल सर वो, ट्रांसफर जी, रोते हैं वो। देखिए वही आपने जो रोना शब्द कहा, वही है, आगे बढ़ना बढ़ने का बहाना है। जिसके पास उम्र है, जिसके पास तकाजा है, जिसके पास दिमाग है, वो बढ़ जाओ आगे, बाकी को छोड़ दो। ऑफिसर भी तो भीड़ में से ही बनता है। यस सर। क्यों रोना है? हमें कोई मतलब नहीं है, लाइफ सेट है, सारी चीजें दी है भगवान ने, प्रेस्टीज और दे दे, ऑनर दे दे और कलम में ताकत दे दे। क्या बुराई है? यस। क्या बुराई है मोटिवेशन? वरना आपको मोटिवेशन कैसे आता? तो पॉइंट यही है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो एक रैंक सिस्टम की तरह है। और ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो उसमें अलग बात हो जाती है। और इसमें जो है वोट जो है कैंडिडेट को देते हैं, ना कि पार्टी को। इसीलिए पार्टी नहीं चाहिए, कैंडिडेट चाहिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में। और एक तरीके से जैसे मैंने कहा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। एक तरीके से आप कहिए कि इसमें पार्टीशन नहीं हो सकता। इसमें राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे राउंड होता है। ऑस्ट्रेलिया में होता है, कनाडा में होता है, यूएस में भी होता है। तो इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, दोनों बट बातें हैं। सर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग डिसाइड कर लें, दो गुटों में बढ़ जाएं कि नहीं, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, इसको इसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी ऐसा है। हो नहीं पाता ना, ऐसा होता है क्लियर सर, है। अब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इलेक्शंस में हम हाँ देखते तो हमारे यहाँ तो बात और है ना, हमारे यहाँ फिर बाकी जगह वो है ना, हमारे यहाँ पार्टी बोल रही है ना, पार्टी सबको बोलती है भाई इसको देना है। हैं। यस सर, बट वो पार्टी के नहीं रहते, क्योंकि हम प्रेसिडेंट तो वो देश का प्रेसिडेंट होता है। भाई आप और सही कह उसको रहे हैं, yes, लेकिन विप है और ऊपर से इनडायरेक्ट है ना हमारे यहाँ तो। हमारे यहाँ indirect। देखिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, यूएस टाइप नहीं है, हम इतने लोग ओपन नहीं है। जो बाइडन का मजाक जो बाइडन खुद उड़ाता है। लेकिन यहाँ आप मोदी जी के खिलाफ एक ट्वीट कर देते हो तो आपको गुजरात पुलिस गुजरात से पकड़ के आपको आसाम ले जाया जाता है। आप समझिए ना, कल्चर अलग अलग है, यहाँ नहीं है। वहां तो आप जो बाइडन को गाली भी दे दो, डोनाल्ड ट्रंप, कौन पूछ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, कहाँ बात हो रही है? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो हमारे यहाँ भी इवॉल्विंग सोसाइटी है, हमारे यहाँ सोसाइटी इन ट्रांजिशन है। ये है सारी बात।
ठीक है जी। तो ये हो गया आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो हमने बात की। और जैसा मैंने कहा कि स्वतंत्र पार्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1945 इलेक्शन के बारे में बता दिया, डिटेल में हमने बात कर ली, लीडर्स के बारे में बता दिया। अब रह जाता है सिर्फ, जैसा मैंने कल कहा था कि जो एक तो हुए थे आपके INA ट्रायल्स, वही मैं अभी बता देता हूँ। INA ट्रायल्स नाम है INA ट्रायल्स, लेकिन INA ट्रायल्स अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स कहते हैं। यस ये सिर्फ ट्रायल्स नहीं थे, ये कोर्ट मार्शल था ब्रिटिश के द्वारा INA सोल्जर्स का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये हो कब से कब तक रहा है। INA ट्रायल्स को हम कहते हैं नवंबर 1945 से मई 1946 तक। अब आप याद कीजिए, मैंने कल भी पूछा था कि आपका कैबिनेट कमीशन कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया। 46 में से। बस, तो ये 45 में शुरू हो गया था मामला। कोई नहीं जानता था कि तब तक इतना मामला खराब हो जाएगा, इसीलिए INA ट्रायल्स इंपॉर्टेंट है। आप ये बात समझिए, 15 अगस्त को झंडा लाल किले पर ही क्यों फहराया गया? सर हमारी धरोहर है सर, सांस्कृतिक धरोहर, और धरोहर तो हमारा कैपिटल के ताजमहल साथ भी है। है, जैसे बट लाल सर किला है। कैपिटल देखिए। नहीं, ये सब कारण नहीं है। 1857 की क्रांति से भी जुड़ा हुआ है, सबसे पहली बात। यस सर। दूसरा, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट, INA ट्रायल्स जो रेड फोर्ट में हुए थे, ओके सर। इसीलिए इसको रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहते हैं। समझा? यस सर। इसको रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहते हैं। INA ट्रायल्स यहाँ हुए थे, और इन्हीं ट्रायल्स की वजह से आप कह लीजिए कि नेशनलिज्म जो है रेड फोर्ट से जोड़ा जाता है। और 10 कोर्ट मार्शल हुए, और इनमें से जो पहला था वो 3 लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं नाम बता देता हूँ। कर्नल प्रेम सहगल, बहुत बार ये नाम आते हैं, आते रहेंगे, आते नहीं आते भी रहेंगे। ये तीनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी जान लीजिए, आजाद भारत ने इनको आर्मी में भर्ती नहीं किया, ना कोई पोस्ट दी, ना कुछ किया। ओके। कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों, और मेजर जनरल शाह नवाज खान। एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, ऐसे करके हो गया। सर प्रेम सहगल, उसके बाद 2 नाम और बताया आपने, नवाज। गुरबख्श सिंह ढिल्लों और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, शाह नवाज खान। शाहनवाज खान। हाँ, इन्होंने आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किया और लड़ते लड़ते आए, और ये जो है बर्मा में लड़े जापानीज के साथ साथ आजाद हिंद फौज के बैनर में। और इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि आपने ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश राज के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी। ठीक है, और मर्डर का चार्ज भी लगाया गया। ओके, तो बट सर ये मिलिट्री तीनों पे क्यों लगाया गया, इनसे अलग भी ये कम कल लोग थे, कल और भी थे, बाकी भी थे। बाकियों के ऊपर सिर्फ जो है उनके ऊपर 1-2 ही चार्ज लगाए गए, पर बाकियों के ऊपर तो मर्डर, इनके ऊपर तो मर्डर और बाकी चीजों का चार्ज भी लगाया गया। बस ये लगा लीजिए कि इन तीनों को रिप्रेजेंटेटिव माना गया ना। ये तीनों जो सबसे मतलब आप लगा लीजिए कि ऑफिसर थे उसके, टॉप थे। कर्नल। हाँ, मतलब वो थे ना, सबसे ज्यादा दिख रहे थे, सबसे ज्यादा इन्होंने आगे बढ़े किया। सोल्जर्स तो बहुत सारे होंगे जिन पे ट्रायल हुए होंगे। रैंक दे रखी है कर्नल, रैंक कर्नल दे रखी है, लिखा। बिल्कुल कर्नल की रैंक दी हुई है इनको। सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर तो इंटरनेशनल लॉ भी लगाया गया, सब तरह के लॉ लगाए गए इन पे। इसीलिए एग्जामिनेशन ये जान सकता है, आपसे पूछ सकता है कि एक हिस्टोरियन है मीठी मुखर्जी, उन्होंने क्या कहा, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। बाकी तो मैं इसको चैट को आज पूरा डाल ही दूंगा। अगर बच्चे सपोर्ट करें तो स्ट्रैटेजी से काम करने में बड़ा अच्छा लगता है, खुद भी कर सकता है काम, करवाना आना चाहिए। तो इनको कहा गया ए की मूवमेंट इन द एलिबरेशन ऑफ एंटी कॉलोनियल क्रिटिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन इंडिया। यानी कि इस कानून के द्वारा जब ब्रिटिश ने अंतरराष्ट्रीय कानून का प्रयोग भी किया, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे ब्रिटिश मिसयूज कर रहा था। एक ये आर्मी ट्रायल था, आप समझे? यस। तो इसके आपके जो है तेज बहादुर सप्रू साहब जो है, उन्होंने लड़ा इनकी तरफ से। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक सिंपैथी बहुत ज्यादा थी, और पब्लिक सिंपैथी बहुत ज्यादा होने की वजह से
जो आर्मी चीफ थे उस टाइम इंडिया के, उनको जो है सेंटेंसेस इनकी जो है वो करनी पड़ी, कम करनी पड़ी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है आईएनए ट्रायल का सबसे बड़ा, जिसे आप कहते हैं हम रेड फोर्ट ट्रायल्स। कि उन्हें पब्लिक जो सेंटिमेंट्स थे उनकी वजह से क्या करना पड़ा सर? पब्लिक सेंटीमेंट की वजह से जो इनको सजा दी गई थी, सजा कम करनी पड़ी। ओके सर। शुरू में तो नहीं मिला, शुरू में ना पब्लिसिटी मिली, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी वो 1943 और 44 में लोगों को पकड़ रही थी, आईएनए में जो काम कर रहे थे, उनका सपोर्ट जो कर रहे थे, उस समय नहीं हुआ। उन्होंने चल रहा था चीजें, लेकिन जब जॉइंट ट्रायल किया, जैसे अभी आपने पूछा इन्हीं का क्यों, तो शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, और इसके बाद मैं आपको और नाम भी बता देता हूँ, ये 3-4 नाम और थे, अब्दुल रशीद, सिंघाड़ा सिंह, ये 2-3 नाम और भी थे। जब इनका भी हुआ ना ट्रायल, यस तो इनका ट्रायल जब सबका पब्लिक ट्रायल हुआ, जबकि अर्ली ट्रायल कोई पब्लिक ट्रायल नहीं हुए, यस सर। तो जैसे ही पब्लिक ट्रायल किया गया तो उससे लोगों में सिंपैथी आ गई। पहले पब्लिक ट्रायल नहीं हुआ था ना, एक तो यूट्यूब के ऊपर ट्रायल हो रहा है और एक कोर्ट के अंदर हो रहा है, बस ये वाली बात आती, लोगों तक खबर फैल गई। जैसे आजकल वीडियो वायरल होता है, अभी थोड़े टाइम पहले मणिपुर में एक लड़की का वायरल हुआ, वो लड़की की गोदी में बच्चा है छोटा सा, वो पढ़ा रही है, 11 साल की है, 9 साल की, जितने की भी है, तो बड़ी हाहाकार मच गया। चीफ मिनिस्टर भी बोल रहा है, होम मिनिस्टर भी, एजुकेशन सब बोल रहे हैं कि भाई वो हम इसको बदल, अरे ये तो एक बच्चा, एक रिप्रेजेंटेटिव है, तुमने बीमारी कहाँ ठीक की? तुमने उस बच्ची को बोर्डिंग स्कूल में कर भी दिया, उसके घर वालों को 50,000 लाख रुपए दे भी दिया, जो दूसरा बच्चा है उसका क्या होगा? वो तो एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी सर, जो इस तरह से लोगों को जोड़ पाए उसमें मेन स्ट्रीम में। हाँ, तो मेरा भी यही कहने का मतलब है कि व्यवस्था पे क्वेश्चन उठा जब पब्लिक ट्रायल, ठीक है। और इंडियन फिर कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने बनाई थी आईएनए डिफेंस कमेटी। क्या बनाई? आईएनए डिफेंस डिफेंस में। कमेटी। उन्होंने फटाफट एक डिफेंस कमेटी बनाई, और कांग्रेस को उसमें भी मदद मिली, चुनाव में भी मदद मिली। आईएनए डिफेंस कमेटी बनाई, डिफेंस कमेटी बनाई इन ऑफिसर्स को वो करने के लिए, और लॉयर, बड़े फेमस लॉयर लिए गए, जैसे मैंने आपको बताया भूलाभाई देसाई, शरद चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, और उसके बाद जो है कैलाश नाथ काटजू, ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर एग्जामिनेशन के, सीडीएस एग्जामिनेशन, यूपीएससी, सब जगह आते हैं ये नाम। ये सभी जो कैलाश मैंने, नाथ काटजू। काटजू, यस सर। भूलाभाई देसाई, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू। हाँ, तेज बहादुर सप्रू, एक और नाम भूल आपके गया। आसफ अली, ओके आसफ सर। अली, और एक हरिलाल वर्मा जी। फिलहाल हाँ, मतलब ठीक है, कैलाश नाथ काटजू, भूलाभाई देसाई, तेज तेज बहादुर बहादुर सप्रू, सप्रू, आसफ अली। हाँ, ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो इनके हुए, उस समय इंडिया में जनरल इलेक्शंस भी हो रहे थे 1945 में, तो और ज्यादा आग लग गई चारों तरफ। फिर सेकंड ट्रायल हुए, अब्दुल रशीद, जो मैंने नाम बताया, सिंघाड़ा सिंह। अब उसके बाद उन्होंने रेड फोर्ट की साइड भी बदल दी, लेकिन हुआ क्या इससे? इससे भारत के अंदर एक तरीके का नॉन कॉपरेशन प्रोटेस्ट फैल गया, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी एक प्रोटेस्ट फैल गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक साथ हो गए थे इस मामले में। कांग्रेस का ट्राई कलर और मुस्लिम लीग का जो हरा झंडा था, वो एक साथ फहराया गया जगह जगह। अब बताइए आप, कोर्ट मार्शल कैरी आउट किया गया, और इनको दिया गया, भैया आपको जो है सजा दी जाएगी सबको। एक स्लोगन भी उस समय बना, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाह नवाज। लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाह नवाज। अब बोलो आप, कैसे नहीं लाल किला का तिरंगा आपको आंखों में ललक लाएगा? यस सर। ठीक है, सहगल हो गया, प्रेम सहगल, ढिल्लो हो गया, गुरबख्श ढिल्लो, शाहनवाज। हाँ। बस बस हो गया खत्म। अब इसके बाद तो पढ़ना बेवकूफी है। लाल किले से आई आवाज, ढैगल से शाह नवाज, खत्म। आईएएस पढ़ता नहीं है, मूवमेंट में सोचता है फट से और कॉन्फिडेंट रहता है, बस हो गया, नॉर्मल रहता है। क्या है, सिंपल चीजें सॉल्व करनी है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनना है, हतप्रभ नहीं होना है। क्या? हत प्रभ नहीं होना। हाँ, आप में है वो, ऐसा नहीं है, कर लेगा, कराएंगे तेरे को बच्चे की विचलित तरह। नहीं होना। हाँ, हतप्रभ नहीं होना, विचलित नहीं होना, बिल्कुल। सब हो लिया,
भगवान ने सब दे लिया, नन्ही मुन्नी गुड़िया दे ली, सब हो गया, अब तू बस अब करके कर दे, ज्यादा इधर उधर का सोचने का नहीं है कुछ भी, हो जाएगा सब। यस सर। तो पॉइंट ये है कि ट्रायल हुआ, जब ये ट्रायल हो रहा था, इसी ट्रायल के बीच में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, यानी फरवरी 1946 में, क्योंकि ये 45 से चल रहे हैं, तो फरवरी 1946 में क्या हुआ, आपकी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी भी हो गई। बताओ अब आप, फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हो गई। कराची से लेके, बॉम्बे से लेके, विशाखापट्टनम, वाइजाग से लेके कलकत्ता, सब जगह फैल, और जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ओके और सर। सुन लो, साथ साथ में जो भारतीय फौज में सबसे छोटे लेवल के जो लोग थे, चपड़ासी, जमादार जिसको हम कहते हैं, उन्होंने ऊपर वालों का हुक्म मानना बंद कर दिया। अब बोलो, जब ऐसा हो जाएगा तो आप मुझे बताओ कैसे काम चलेगा। जबलपुर में एक म्यूटनी हो गई आर्मी में, वो दबा दी गई, 45-50 लोगों का कोर्ट मार्शल किया गया, इम्प्रिजनमेंट दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, सजा दी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर आपको नौकरी छुड़वा दी। कमाल की बात यह है, जो नेवल म्यूटनी के जो फाइटर थे, उनको तो फिर भी पेंशन मिली बाद में। ये जो ओके आर्मी सर। वाले थे, जितने आर्मी के लोगों ने रिवोल्ट किया था, उनको तो बाद में आजाद भारत ने और आजाद पाकिस्तान ने पेंशन भी ना दी। रॉयल नेवी म्यूटनी के में जो जिन्होंने रॉयल उनको इंडियन नेवी म्यूटनी में जिन्होंने म्यूटनी की, उनको तो फिर भी पेंशन वेंशन बाद में मिली और चीजें रही, लेकिन बाकी बहुत सारे सैनिक भारत के ऐसे थे जिनको ना पेंशन मिली ना कुछ मिला। सोचो। और पटेल साहब ने और नेहरू साहब और जिन्ना, कोई नहीं चाहता था कि रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हो और ऊपर उठे। क्यों सर? उनका मानना था कि डिफेंस में अगर आज प्रोटेस्ट हो रहा है तो कल साले हम भारत को क्या संभालेंगे। उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने मिलके बात को दोनों। दबाया, चाह कि दब जाए ये, और दबी वो। लेकिन ब्रिटिश जाग गया था, अब रहने का टाइम नहीं। नहीं है। आप पूछ रहे थे कि कैसे सर, ऐसा क्या हो गया, ये हो गया। मेंस में क्वेश्चन आते हैं कि आईएनए और रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी के जो सैनिक थे, क्या वो भारत के अनसंग हीरोज नहीं थे? क्या वो भारत के वो क्रांतिकारी नहीं थे जिनको हम जानते भी नहीं है? याद करो उनको। क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट कि ब्रिटिश के ताबूत में आखिरी कील रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी ने गाड़ी। बच्चे को 2 लाइन पता होती है, हैपेंड इन 1946 एंड दैट्स ऑल। यहां तक पढ़ते पढ़ते असल में ना मॉडर्न इंडिया बच्चा सो जाता है। असली मॉडर्न इंडिया जब आता है ना, तो कोई होता ही नहीं, जैसे हम लोग हैं सिर्फ, बाकी यस सब सर। एडवांस, सब एडवांस हो जाते हैं। कुछ ना हो पाएगा ऐसे। तो सर ये आप हम कह सकते हैं जैसा आपने समझाया कि ताबूत की आखिरी कील का काम कर रही है रॉयल नेवी म्यूटनी हो रही है, और इवन कांग्रेस और तो जो मुस्लिम लीग है उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे। हाँ, उन्होंने नहीं चाहा सपोर्ट, नहीं चाहा कि ये फैले, अराजकता फैले डिफेंस में, उन्होंने नहीं चाहा। सर ये तो फिर एक तरह से उधार की ताकत लेना हो गया, जो मतलब कल भी कोई कि ब्रिटिशर्स की ताकत पे भरोसा करे बैठे हैं ये, उनकी व्यवस्था पे, उनके सिस्टम पे ओवर डिपेंडेंसी ना, इनकी अपनी एक व्यवस्था है ना सिस्टम, बस उनके सिस्टम को उनके हाथों से अपने हाथों में ले रहे। एक तरीके से तो यही हो रहा है भाई, एक तरीके से आप सही कह रहे हैं। बट सुभाष चंद्र बोस तो ऐसा नहीं चाहते थे सर। सुभाष चंद्र बोस फिर तभी तो नेताजी हैं वो, तभी महान थे वो वो। तो कहते हैं कि वो उधार की ताकत के दम पे हम नहीं चला सकते, ना हम रह सकते, ना ये आगे तो बढ़ सकते। अम्बेडकर साहब ने भी कहा है। आंसू पोंछते पोंछते बेचारे ने सब किया, सब कुछ किया, आंसू पोंछते पोंछते ने बताया, लेकिन उसने खड़े होके संविधान जब बनाया तो एक एक बार उसने चेतावनी दी। आज की डेट में जब अखबार में आर्टिकल आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, अभी जब हम करेंगे और करेंगे और आज करेंगे। 124 या 123 124 ए को लेकर आर्टिकल था सर, कि जो इन्होंने सेडिशन के जो चार्ज रहते हैं
उसको लेके सर, उसको भी क्लियर करा दो। बताइए फिर। तो पॉइंट इवन ये है। उसमें वो भी दे रखी थी जो ये केदारनाथ वाली जजमेंट थी कि एक्सप्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो रहता है कि एक सिक्योरिटी, उसके बीच में अंतर बना रहे कि किस तरह से जी चीजों को एक बैलेंस रखा जा सकता जी, अभी भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें वो काम, जुडिशरी को वो काम करने दो जो उसके करने वाले हैं, बाकी एग्जीक्यूटिव खुद करे, हमें एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना नहीं। नहीं है। लेकिन अब माने जब तो चलिए इसको जरा प्यार से खत्म करते हैं ताकि आप समझ लें। तो अब समझ लीजिए, ब्रिटिश समझ गए भाई, क्रिप्स के टाइम पे तो बात और थी ग्रांड डोमिनेंस स्टेटस देने की, लेकिन अब तो हमें लग रहा है डोमिनेंस स्टेटस नहीं, अब म्यूटनी भी होगी, आईएनए रिवोल्ट भी हो गए, पब्लिक रिसेंटमेंट भी हो गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। अपनी सोच रहे सर कि दबा देंगे इन्हें, अरे और यार जैसे पागल नहीं है वो। नॉन कॉर्पोरेशन दबा दिया हमने, देखिए फिर सिविल ये वैसे डिसोबीडियंस ही है, दबा दिया, इंडिविजुअल दबा दिया, क्विट इंडिया दबा दिया। ये ऐसे ही है, सक्सेस भी ऐसे ही होती है कि जब आपको पता लग जाता है कि, अब वो लगा लीजिए, मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूँ कि ब्रिटिश को पता लग गया कि अब बाजारवाद से कुछ नहीं होगा। जो अब तक का बाजारवाद जो उन्होंने किया है यहाँ, इससे अब कुछ नहीं होने वाला। इस बाजारवाद से, इस बाजारवाद से अब नहीं होगा। अब सर बदलाव की ऐसा लहर है। फील होता है कि वो अब इंटरेस्टेड कम है इंडिया को चलाने में, या तो कौन? रिसोर्सेज नहीं है या फिर उनके नहीं अपनी नहीं, पोजीशन। इंडिया को चलाना है, लेकिन इंडिया को चलाने में मेरा फायदा भी तो होना चाहिए। ओके सर। बिना फायदे के मैं इंडिया को क्यों चलाऊं जब इंडिया से मुझे पैशन ही नहीं कोई। भाई आप देखो ना, जैसे कोचिंग सिस्टम में होता है कि आप बायजू से लेके सब क्या बोलता है, आ जाओ, ऐसा ऐड देता है जैसे कि बस तुझे पॉलिश करके बड़ा कोचिंग वाला, ये बड़े विजन से लेके सब बड़े बड़े ऐसे ऐड देते हैं कि बस तू ही है दुनिया में, और तो कोई है ही नहीं। और और 5 दिन बाद जो डिप्रेशन की छाया बननी शुरू होती है, वो सालों साल तक खत्म नहीं होती। समझ ही नहीं और आता। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में और देते हैं सर। हाँ बिल्कुल देते हैं। उसका प्रोग्राम करा दो, स्पॉन्सर कर दो। अरे भाई इससे मुझे ये बताओ कि बच्चे के स्किल का क्या लेना देना, बच्चे के ठेका तो बच्चे ने खुद लिया है भाई, तो फिर तुम्हारे पास क्या कर रहा था। तो इतनी अंतरंगता कोई नहीं चाहता, ये सरदर्द है, किसी को सिखाना सरदर्द है। बस हो जाए, फोटो लगा दो उसकी, क्या दिक्कत है उसमें। आप मेरी बात समझे, इतना ही है। इसके आगे कौन मेहनत करना चाहता है, बहुत कम, रेयर। लेकिन इससे फिर समाज में बदलाव नहीं आएगा कभी भी। जो सही बनना चाहते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर दो यार, 2-3 साल होते हैं, ज्यादा ज्यादा ऐसे निकलते हैं सचिन जी, समय ऐसे निकलता है, मैं दिखा दूंगा आपको भी, यहीं बनते हुए, बना के बन के यूं निकल जाएगा समय हमारा, यस। पता भी नहीं चलेगा आपको। ये किस्मत। भारत की आजादी आ गई, लेकिन राइट्स नहीं रोक पाए हम, दंगे ना रोक पाए, पार्टीशन ना रोक पाए, आजादी तो मिल ही गई। तो यानी लड़ाई कभी आजादी की थी ही नहीं। अगर हम कल्चरल एकजुटता को भी रख पाते किसी भी तरह से, या हम पहले वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कीड़ा बंद कर पाते कैसे भी करके, तो शायद कुछ हो जाता। इतना गहरा बीज था उसका। सेपरेट इलेक्टोरेट हर जगह उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और पाकिस्तान आज भी बर्बाद ही है सब, लेकिन हम क्या करें, हमारा पड़ोसी। सर स्टार्ट 1909 से माना जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, या 1919 से मान? नहीं नहीं, 1909 1909। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म से आ गया मुसलमानों के पास। पर तो बढ़ रहा है उसके बाद तो। बढ़ रहा 19 में सिखों को दोगे आप, 19 में सिखों को दोगे, यूरोपियंस को दोगे, फिर 35 में फिर और आगे बढ़ाओगे। जितने आ जा भाई, तू भी आ जा भाई, सब आ जाओ। इसके बीच में रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड बोलेगा इनको भी दे दो, अनटचेबल को भी दे दो, फिर गांधी बोलेगा आओ नो, उनको रोक देंगे। मंदिर खुलवा देगा। वहां पे जो है फिर वो करेंगे। तो आईएनए मैं सिर्फ बता देता हूँ ताकि हम मंडे को फिर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी कर लेंगे। तो फिर सर पूना पैक्ट में सिर्फ अनटचेबल्स के लिए रोके गए थे ये, ऐसा बिल्कुल नहीं था बिल्कुल। कि जो मुस्लिम्स को रखे वो वापस ले लियो या और किसी का वापस ले लियो? कोई लेना देना नहीं सिर्फ मुझसे, उन- सिर्फ हिंदू, हिंदू अनटचेबल्स के लिए था वो, दैट्स ऑल, किसी के लिए कुछ ना था। अब बोलो, है ना कमाल। यस। क्योंकि अंबेडकर जी अनटचेबल्स के लिए मांग रहे थे, तो गांधी जी ने बोला बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, हिंदुइज्म डाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर अनटचेबल अलग हो गए तो एक दीवार बन जाएगी,
हम विश्वास दिलाते हैं हिंदू धर्म को यदि जीना है तो उसको अस्पृश्यता को त्यागना पड़ेगा, और हिंदू जिएगा। जगह जगह मंदिर खुल गए, दलितों को अपने हाथ से खाना खिलाया गया 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, गाले लगा, सब कुछ। अरे आज भी तो होता है भाई। ये बताओ, पॉलिटिकल लीडर के घर में जाके खाना खा के आप क्या दिखाते हो आज? धम होता है सर, वो धम। है? वो तो कहेंगे धम हो रहा है, धम। धम हो रहा है। अरे आता तो है, योगी जी ने खाया, मोदी जी ने खाया, अमित शाह जी ने खाया, इसने खाया। पॉलिटिकल स्टंट रहते हैं सर वो। बस फिर अब यही तो बात है। तो ऐसा वो नहीं। और योगी मोदी क्या सभी करते हैं सर ये? सभी नहीं, नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, करते सभी केजरीवाल नहीं है। जाके टोपी ओढ़ लेगा, ठीक है, जो कोई कुछ कर लेगा। अरे ऐसे तो केजरीवाल जी तो कह रहे हैं दिल्ली में इतनी नौकरियां दिला दी, दिल्ली मॉडल हो गया। अब कौन सा मॉडल है, आई डोंट नो। कुछ नहीं है ऐसा। ही मतलब एवरीबडी इज अ पॉलिटिशियन बेसिकली। तो इसीलिए ब्यूरोक्रेसी एक दूसरी चीज है। शांति से पेपर लिखिए, शांति से। ऐसे भी हम ऐसे ही, एथिक्स भी ऐसे ही होता है, सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लो बस। क्या? कॉन्सेप्ट समझ। हाँ, बस सिंपल रखना है उसको, सिंपल, ज्यादा नहीं कॉम्प्लेक्स करना है। सर मुझे ना पहले और अब में थोड़ा ये लगता है कि पहले कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इंग्लिश की तरफ भी जाएं, 200-250 वर्ड ऐसे सीख ले, 300-400 उनको लिख के जैसे करते थे हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चेंज आया कि असली एक आंसर वो नहीं हो सकता। अच्छा आंसर कहीं ना कहीं अपने आप में एफर्टलेस है, वो सिंपल बिल्कुल है, है। अगर बिल्कुल तू है। उसे समझ रहा है, इनफैक्ट 6th क्लास का लड़का कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो उसे समझ आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ उसका इस इनोवेटिव सब से पॉइंट कुछ लाओ। नहीं। मैं कहता हूँ आपको ये कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ मैं, बाकी तो अभी और समझेंगे, चीजों को करेंगे ठीक से। जैसा भी है आज की डेट में, 50% मेंस का लिखने का तरीका आपका रेडी है माइंड का। बस उसको पॉलिश करवाना है नॉलेज के साथ। भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे गांधी जी को पता था देश की आजादी चाहिए और सेक्रीफाइस चाहिए, तो मुझे भी पता है कि भाई सिलेक्शन कैसे हो। सेक्रीफाइस है वो बहुत सारे। उसको तो बट एक। सर अभी हम ये डिपेंड करता है ना, अभी हम गदर वाले फेस में, या फिर हम नॉन कॉर्पोरेशन में, या फिर हम सीडीएस हाँ, में जा गए, या वो फिर काम, इंडिविजुअल में, या फिर किट इंडिया पे। आई एग्री। वो क्या होता है, वो काम करते करते रेगुलर जब आप काम करते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे फेज एक के बाद एक ही आएगा। एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता। एग्जामिनेशन में क्लिक करते हैं, क्लिक। आपको तरीका समझ आया, पैटर्न समझ आया, डिमांड समझ आई एग्जाम की, आधा काम खत्म। फिर तो आप खुद बनाते हो आंसर 4 फैक्ट के साथ भी, और कई बार बिना फैक्ट के भी आंसर बना देते हो, और फिर भी नंबर आ जाता है और सिलेक्शन भी हो जाता है। सच बता रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में लिखा है कि ये पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं नहीं है सर, कहीं मैं पे। आपसे कनेक्ट कर रहा था कि गदर खत्म हो चुका है। गदर में गलती करते हैं हाँ, ना वो, कि उन्हें नहीं पता अच्छा रहता कि अच्छा। मासेस तैयार नहीं है। हाँ अब बिल्कुल बिल्कुल। आप 42 तक जा चुके हैं, अब हाँ, इंडिविजुअल आई सत्याग्रह भी एग्री। हो रहे हैं, ठीक है। हाँ अब बिल्कुल बिल्कुल, तैयार आई लो। दैट आई एग्री। श्योर। तो पॉइंट यही है। तो अब मैं आईएनए का थोड़ा सा और बता देता हूँ, 2-4 पॉइंट। तो उसके बाद आईएनए में और क्या होगा? आईएनए में भाई साहब ये चीजें होंगी। और माउंट बैटन, हाँ, माउंट बैटन जो है वो उस टाइम वहां था 1945 में, 46 में उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहीं है, कमांड उन्हीं के पास है। तो वो बोलेगा कि भाई कि जो है आईएनए मेमोरियल जो थे सोल्जर्स के नाम पे, जो सिंगापुर यस में ही सर। बने थे, सिंगापुर 1945 में दोबारा कैप्चर कर लेगा ब्रिटेन। तो वहां पे वो तोड़वा दिए उसने कि तोड़ो इनको। अभी रुका नहीं है, 45 में कैप्चर भी कर रहा है अभी। वापस भाई, अब जापान ने सरेंडर कर दिया तो क्या होगा फिर अचानक से, अब क्या होगा? ठीक है जी, मेरी बात समझे आप? 9 अगस्त 1990। 1945 में हाँ, आफ्टर फैटमैन कर देते हैं। हाँ, तो कैप्चर कर लिया उसने दोबारा, अचानक थोड़ी ना अब सिंगापुर अलग देश बन जाएगा एक ही दिन में, बनेगा तो टाइम लगेगा। तो पॉइंट ये है कि सिंगापुर मलाया जो है रीजन दोबारा ब्रिटिश के पास आ जाएगा। माउंट बेटन जो है वो डिमोलिश कर देगा आईएनए मेमोरियल्स को, ताकि सोशलिस्ट आइडियाज उसके जो है ना फैल पाए, एंटी कॉलोनियल आइडिया ना फैल पाए। तो बहुत बाद में जाके 1990s में सिंगापुर गवर्नमेंट जो है दोबारा उसको हिस्टोरिक साइट बनाएगी। और वहां पर जो है उसको, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ अभी, देखिए। सर वैसे डर तो गए थे इनसे, सुभाष चंद्र बोस से। इनके बिल्कुल डर गए असली थे इनको हिलाने वाले तो यही थे, रिवोल्यूशनरीज और फिर नेताजी। यार। कहते हैं ना, ईमानदारी की चिंगारी चाहिए, वो सुभाष बोस के पास थी।
ये देखिए इसलिए वो आईसीएस होते हुए भी छोड़ते हैं, वो कुछ सोशलिस्ट नहीं भी रहा। होते ये हैं, देखिए, वो मॉडरेट भी रहते हैं ये और फिर देखिए, वो नेताजी बनते हैं। बिल्कुल बनते लोग बनाते हैं। ये देखिए, ये है जी आपका इंडियन नेशनल मॉन्यूमेंट, आर्मी मॉन्यूमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी मॉन्यूमेंट। ये है वो जगह आज की डेट में सिंगापुर में। मैं सिंगापुर गया हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि मैं उस टाइम तो यहाँ विजिट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भी इसमें एक क्या लिखा है सर, मतलब नाम लिखे हैं उनके, क्या है इसमें? इस पे दैट वी हैव टू सी। इस पे बताया है, नाम तो नहीं हो सकती क्योंकि नाम तो हजारों सोल्जर्स के हैं। उन्होंने जगह बताई है और उन्होंने बताया है कि ये जो है क्या था ये और क्या हुआ। इसको सिंगापुर में सिंगापुरी में होगा ये, आई थिंक ओके ये चाइनीज में होगा, तमिल में होगा। आपको जान के खुशी होगी कि तमिल वहां पर बहुत हैं, सिंगापुर में बहुत तमिलियंस हैं। बट सर ये नारा तो उस टाइम पे जैपनीज तक का था ना, कि जैसे हम गोदेली देखने को हाँ कहते चलो बिल्कुल, सिंगापुर टू सिंगापुर, जब हम हाँ स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप वो इसमें रीजन में आके अंडमान बिल्कुल, वाले में आके बना लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। म्यांमार में होते हुए। हम्म। तो आप ये लगा लीजिए कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कमेटी बनाई गई और अलग अलग, जैसे मैंने आपको कहा था कि आजाद हिंद फौज के जैसे कैप्टन लक्ष्मी सहगल थे। अब कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी खड़े हुए थे। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, एक जमाने में कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट को कमांड भी किया था। ओके तो सर। ये कुछ चीजें जानने वाली हैं। तो बाकी जीते थे हार गए थे सर? अब जीत तो नहीं पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इतने साल बाद वो खड़ी हो रही हैं। दूसरा कांग्रेस और मेरे को याद नहीं, आई थिंक कम्युनिस्ट ने उनको सपोर्ट किया था। ओके सर। तो कम्युनिस्ट का तो कोई प्रेसिडेंट हो नहीं पाया। वही बात है जो अभी हम बात कर रहे थे, वो चाहिए। तो ये चीजें हुई और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आईएनए डिफेंस कमेटी, जैसे मैंने आपको बनाया कि वो बनी, डिफेंस कमेटी बनी। डिफेंस कमेटी ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने भी। आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। जगह मैंने आपको बोली थी। और कोई अगर आपको डाउट है तो पूछिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने सारा डिस्कस किया 1945 के बाद, सिर्फ एक रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी रह जाती है। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी भी अगर आप बोलो तो जैसे मैं बताता हूँ आपको अभी कि रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी भी क्यों हो रही है। सबसे पहले सोचने की बात है कि हो क्यों रही है भाई, ओके सर। हो क्यों रही है। सबसे पहली बात यह है कि रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हो क्यों रही है। होनी तो बहुत पहले चाहिए। कष्ट में थे, खाना गंदा, इज्जत है नहीं, रोटी फेंक के दी जाएगी तो क्या होगा। लास्ट में जब ये म्यूटनी हुई तो इसमें 20,000 सोल्जर्स और 78 शिप्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। HMS हिंदुस्तान, HMS तलवार, ये जहाजों के नाम है। ओके सर। HMIS हिज मैजेस्टी, HMIS का मतलब हिज हिज मैजेस्टी। मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी जो शिप था ना, HMIS, जैसे आजकल बोलते हैं INS। आईएनएस विक्रांत। हाँ, INS विक्रमादित्य। विक्रांत। हाँ, जो भी है, अलग अलग है। तो ये कराची से कलकत्ता, जैसे मैंने कहा, और बॉम्बे, वाइजैक, सब जगह फैल गई और इसने हिला दिया सब कुछ। ठीक है जी। तो म्यूटनी सप्रेस तो हो गई, लेकिन इसके पॉलिटिकल और मिलिट्री रिस्क भी थे कि अगर इसको सपोर्ट किया जाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा भाई, अंग्रेज चले भी गए तो हमारा क्या होगा, कल को हमारे यहाँ जो है गड़बड़ हो जाएगी। तो सिर्फ CPI एक बॉडी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ एक था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसने सपोर्ट किया। बाकी किसी ने रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी को सपोर्ट नहीं। नहीं किया। देखो, अगर ठीक से बच्चा कोऑपरेट करे जैसे आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो कितना सारा काम एक बार में हो सकता है। कोशिश कर सकते हैं ये तो कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा है। मेरा एक स्टूडेंट था, सर। यस सर। कोशिश करता रहा, कोशिश, पहले उसे सीखने में बड़ी देर लगाई। 2001 में तैयारी शुरू की थी उसने, 21 साल का था। और 2013 में BPSC में ऑल इंडिया टॉप रैंक लेके आया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, भैया, भैया, सर, भैया। अच्छा लगा था। समय लगता है, पहले मानता ही नहीं कोई, समय लगाता है। आदमी समय लगाता है सीखने में, मानता नहीं है पहले, सोचता है हाँ मेरे पे ही प्रेशर है बस ज्यादा। अरे नहीं भाई, जो कहा जा रहा है सिर्फ उतना सा कर ले, लगातार काम करते करते, एंड यू विल गेट सक्सेस। तो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी जो है, ये लगा लीजिए कि उसने हंगर स्ट्राइक से शुरू हुई, फरवरी 1946। हंगर स्ट्राइक, पुअर कंडीशन,
खाने के तरीके, खाना और गलत लिविंग कंडीशन। उसके बाद जो है सपोर्ट मिल गया उसको इंडियन पॉपुलेशन में भी, उसके एक्शंस को लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जोश आया लोगों में। उसके चक्कर में आर्मी में भी स्ट्राइक हो गई, थोड़ी बहुत एयरफोर्स में पहुंच गई, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया, इंडियन नेशनल नेवी, ठीक है ना, इंडियन नेवल पर्सनल थे, उन्होंने अपने आप को इंडियन नेशनल नेवी कहना शुरू कर दिया और उल्टे हाथ से सल्यूट करना शुरू कर दिया ऑफिसर्स को। तो सल्यूट आप जो है राइट हैंड से करते थे, यस सर। प्रोटेस्ट ऐसे करते थे वो, अब उन्होंने उल्टे हाथ से करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट शो कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने अपने आप को, इंडियन नेशनल नेवी, नेशनल शब्द को ले आए वो। उसके बाद जो है मद्रास में, पूना में, वहां पे भी अनरेस्ट हुआ, कराची में फैल गया रिवोल्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे जहाजों के ऊपर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सीपीआई तीनों के झंडे एक साथ हो गया, तीनों के झंडे एक हो गए, तो दंगाई वाला कोई चक्कर नहीं था। तो रिवोल्ट जो है वो खत्म हुआ, रिवोल्ट रोक दिया गया। रिवोल्ट कब रोका, जब मीटिंग हुई, एक खान साहब थे, MS खान साहब, और हमारे पटेल साहब थे, ठीक है। बॉम्बे उन्हें भेजा गया, उन्हें बोला गया कि भाई इस बात को खत्म करो। तो सरदार पटेल ने और खान साहब ने, दोनों ने जो है मिलके चर्चा की, तब आप मान लीजिए कि ये रोका गया। लेकिन ये काम हो चुका था, आप समझे, ब्रिटिश को पता था। अब जब सरदार पटेल की मीटिंग से अगर कोई चीज रुक रही है तो हम भारत में करेंगे क्या? अब भारत में क्या करेंगे हम, हमारा कोई नहीं है, हमें नहीं चाहिए। तो पटेल साहब ने जो है स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने भी दिया, स्ट्राइकर्स फिर मान गए, अरेस्ट हुई, उनके कोर्ट मार्शल हुए, 500 के आसपास नेवल म्यूटनी के जो सेलर थे उनको डिसमिस कर दिया गया। बाद में इनको इंडिया और पाकिस्तान की उसमें ले लिया गया, ये जान लीजिए, ठीक है। तो यानी पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हुई और बाद में जो है ये फैल गई। और बर्मा कैंपेन है, इधर से इंडियन ओशियन है, खतरनाक एरिया था, आप ऐसा नहीं सोच सकते ऐसा हो जाए। और इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स ने भी किया, ब्रिटिश फोर्सेस में भी अनरेस्ट था, इंडियन फोर्सेस में भी अनरेस्ट था। तो इसीलिए अनरेस्ट सारी चीजें मिला के यहाँ हो गया। तो HMS तलवार जो था, जहाज का नाम है HMIS तलवार। फिर कराची में भी एक जहाज था, एक HMIS चमक, चमक तलवार हिंदुस्तानी जहाजों के नाम है ये। इन सब में फैल गया था, इन सब में फैलते ही गड़बड़ होनी शुरू हो गई। और इन्होंने जो है अपना एक सीक्रेट ग्रुप भी बना लिया था, अपने आप को आजाद हिंद बोल के। और जो है सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ इन्होंने कॉन्स्पिरेसी भी स्टार्ट कर दी थी। इन्होंने भी एक तरीके से क्विट इंडिया स्टार्ट कर दिया, जगह जगह लिख दिया क्विट इंडिया, रिवोल्ट नाउ, समझ रहे हैं आप। तो अब ये सारी चीजें होने लगी, क्विट इंडिया, रिवोल्ट नाउ, जय हिंद, तो फिर कैसे काम चलेगा। वैंडलिज्म फैल गया, जो है गाली गलौज होनी शुरू हो गई है। अंग्रेजों ने हमें रेसिस्ट स्लर हमें बोलने शुरू कर दिए उल्टे सीधे। तो HMS सतलुज, HMS तलवार, HMS चमक, HMS जमुना, सब जगह जो है फैल गया। और बॉम्बे हार्बर भी इन्होंने पकड़ लिया। और आप सोच लीजिए जब ऐसा हो जाएगा तो कैसे होगा फिर। सारी की सारी, उसमें एक आध शिप थे जहां ऐसा नहीं हुआ। और इंडियन ऑफिसर्स जो थे वो भी ब्रिटिश के साथ थे, ऐसा नहीं है कि वो भी हर कोई लड़ ही रहा था, उन्होंने जहाज को बता लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनकी डिमांड क्या थी, सोचिए आप। डिमांड थी कि INA के सब लोगों को छोड़ो, डिमांड थी पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ो, डिमांड थी ब्रिटिश भारत से जाओ, डिमांड थी कि जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है उसके लिए आप कानून लगाओ, डिमांड थी सारे नेवल रेटिंग को छोड़ो, डिमांड थी जो भी जबरदस्ती भर्ती किए हैं उनको छोड़ो, डिमांड थी हमें इक्वल पे मिले, इक्वल अलाउंस मिले, डिमांड थी हमें अच्छा खाना मिले, ठीक है। डिमांड थी कि जो रिक्वायरमेंट थी कि भाई अगर जब आपको नेवी छोड़नी पड़ती थी ना तो आपको कपड़े भी देने पड़ते थे वापस, हम नहीं देंगे, समझे आप। ये सारी क्या थी, डिमांड थी। अब इसमें एग्जाम क्या करेगा ना, एग्जाम में आपको छोटी मोटी चीज दे देगा,
जैसे उनको कपड़े वापस देने होंगे, तो आप सोचोगे यार ये कौन सी डिमांड है, ये डिमांड तो नहीं। जो लॉजिकल डिमांड है वो एग्जाम नहीं पूछेगा, लेकिन जो पढ़ के ही आपको लगेगा अच्छा ये भी थी, वही एग्जाम पूछेगा। इसलिए पढ़ते टाइम लॉजिकल चीजें मत पढ़ो। समझ आई बात? यस, एक्सेप्शन पढ़ो। क्या? एक्सेप्शन का। हाँ। फिर उसके बाद साउदर्न कमांड ने भी रोल प्ले किया, सिविल रेस्ट हो गया बॉम्बे में, और इन्होंने जो है आइलैंड भी पकड़ लिया। कराची के पास एक मनोरा आइलैंड है, मनोरा आइलैंड कराची के पास है, क्योंकि जैसा मैंने कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान तो एक ही है उस टाइम। इस आइलैंड में भी जहाज को लेके खुद ही कब्जो चीजों पे काबू कर लिया। उसके बाद जो है गन भी थे इनके पास, बारूद भी है। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब कैसे हो जाएगा? कराची में अनरेस्ट फैल गया, सिविलियन आदमी सब फैल गए, कंप्लीट शटडाउन हुई, गुरुद्वारों में इनके लिए हो रहे अरदास, पूरे भारत में चीजें फैल गई, आर्मी एयरफोर्स नेवी में भी चीजें फैल गई, सामान जो चोरी हो रहे थे वो सब काले बाजार में बेच दिए गए, अंडमान सी तक चीजें पहुंच गई। और बोलिए, अंडमान सी, काठियावाड़, पंजाब, तो जब विशाखापट्टनम, तो फिर आप बताइए कि कैसे हो जाएगा? फिर कोलाबा में अभी भी है, कोलाबा में, कोलाबा यानी बॉम्बे में अभी भी अपराइजिंग का स्टैचू है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने रेटिंग्स को कंडम किया, उनको जो है कहा आप गलत कर रहे हैं, क्रिटिसाइज किया। ठीक है, उन्होंने कहा गाइडेंस नहीं है आपके पास, कोई पॉलिटिकल लीडर आपका होना चाहिए। उसने उसने फिर ऊपर से जो है आईएनए के लीडर अरुणा आसफ अली को भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि अरुणा आसफ अली 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में तो रोल था ही। अरुणा आसफ अली ने आईएनए आईएनए जो हम पढ़ रहे हैं आईएनए रिवोल्ट, इसके अंदर भी उन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि भाई आप क्यों सपोर्ट कर रही हैं उनको। तो गांधी जी जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इससे ये भी पता लगता है कि जो पार्टीशन होने वाला था, ठीक है, वो पार्टीशन को भी वो नहीं मान रहे थे कि भाई पार्टीशन हो जाएगा एक तरीके से। मुस्लिम लीग ने भी क्रिटिसाइज किया, उसने कहा ये बेस्ट बिहेवियर नहीं है, बेस्ट एक्सप्रेशन नहीं है, लेजिटिमेसी भी नहीं है उनकी। अबे साले तुम क्या कर रहे थे? स्पॉन्टेनियस था ये, अनरेगुलेटेड था। तो कांग्रेस ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट से जो चीज स्टार्ट की थी, वो चीज यहाँ निकल के आ रही है। तो अब आप कैसे रोकोगे? अब मुस्लिम लीग ने तो पैसिव सपोर्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, लेकिन अब तो चीजें बढ़ गई। तो इसलिए पॉसिबल है कि लीग ने ये सोच लिया था भाई अगर मान लो ये लोग चल गए और मान ले गलती से पाकिस्तान मिल भी गया, तो ये तो जीना आराम कर देंगे, 2 दिन में सब गड़बड़ कर देंगे और पावर ले लेंगे अपने हाथ में। यस सर। तो डिस्कम्फर्ट हो गया था पॉलिटिकल पार्टीज को, ये कौन आ गया अचानक से और लोग इनके साथ कैसे आ गए, ये क्या हो गया, इनका लीडर कहाँ है, नेता कहाँ है, बिना और नेता के लीडर सारा काम हो गया। है नहीं, वो खुद ही सब मिलजुल के कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, तो ये बात नहीं सबको। चाहिए थी। तो 2 प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टीज, ब्रिटिश इंडिया, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, उन्होंने जो है रेटिंग को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने बोला ये गलत है। गांधी ने भी उनको खूब क्रिटिसाइज किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने सिर्फ सपोर्ट किया, और वर्कर और स्टूडेंट भी जो है म्यूटनेट्स के साथ हो गए थे। उन्होंने भी बोला एक्सेप्ट करो, पुलिस का जुल्म खत्म करो। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हुई। तो ऐसा भी कहा जाता है कि एक राइवलरी थी पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में। मतलब जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में चाहती थी, कम्युनिस्ट पार्टी खुद के पास पावर आए, खुद चीजें हो। कांग्रेसमैन भी चाहते थे कि उनके उनमें से भी किसके पास पावर आएगी। तो अपने इनकी जो लड़ाई थी वो भी कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई दे रही थी इसमें। ये बात आप मतलब जान लीजिए। तो इसीलिए रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट को हमने नेवल अपराइजिंग का नाम भी दिया। ठीक है, और आप कह सकते हैं 2 प्रोमिनेंट म्यूटनियर्स थे, ये नाम मैं आपको बता देता हूँ, मदन सिंह और बीसी दत्त। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनके नाम के ऊपर हमारे जहाज भी हैं। आज भी इंडियन नेवी के 2 इंपॉर्टेंट जहाज हैं, वो इनके नाम पे। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक बार आप जब आप पढ़ेंगे
तो आप वो देख लीजिएगा। प्रोसिक्यूशन हुआ जैसे मैंने कहा, लेकिन वही है, इन्वेस्टिगेशन हुए और कैबिनेट मिशन आया। आपने उस दिन पूछा था कैबिनेट मिशन कैसे अचानक से आ गया, आप समझ आया क्यों नहीं आएगा? आना पड़ेगा सर। यानी कि सिचुएशन क्या हो गई है, वो सिचुएशन हो गई है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। क्या? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हाँ, ये है भाई। तो ये है, इसकी लेगेसी है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद जो है, आज भी इसको याद किया जाता है, मूवी बनती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब थोड़ा सा रह गया, वो हम मंडे को कवर करके एक बार सारा हो जाएगा। उसके बाद 2-3 लेक्चर्स में सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में इतना नहीं है और आपको तो हिस्ट्री ऑप्शनल भी है, तो देयर इज अ डुअल बेनिफिट एंड व्हाई वी शुड नॉट डू लाइक। ओके। ठीक है, और कोई डाउट, कोई सवाल नो बताइए। नो सर। हाँ हाँ, कोई क्वेश्चन? नो सर। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। है ना।